बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुबह की सोच। सुबह की सोच के साथ मैं हूं नम्रा तारिक। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद सुबह की सोच में। और सुबह की सोच के साथ जैसा निमरा ने आपको खुश आमदीद कहा, सुबह हमारी अच्छी होती है, लेकिन आज की जो खबर है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आज से 19 साल कबल एक ऐसा जल्जला आया था पाकिस्तान में और स्पेशली उसने तबाही मचाई थी। अगर कश्मीर की बात की जाए, वहाँ पे केपी की बात की जाए तो बालाकोट सिटी सारी की सारी तबाह हो गई थी। और अगर अमवात की बात की जाए निमरा, तो तकरीबन जो अनऑफिशियल डेथ्स थी वो तकरीबन 1 लाख के करीब थी। गवर्नमेंट का फिगर 80-85 हज़ार था। लाखों अफराद उसमें जख्मी हुए थे। और ये जल्जले की बात जब भी मैं करता हूँ तो तमाम तर मनाजिर मेरे सामने आ जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह के जो उस तरह की फीलिंग्स थी, उस वक्त की फीलिंग्स थी, वो सारी मेरे सामने आ जाती है। 2005 के ये मनाजर इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं और मुझे भी बहुत सारे वाकयात एकदम से, जैसे आपने कहा है हसनैन, के उस वक्त के मनाजिर आंखों के सामने ऐसे घूम रहे हैं, जिसकी भी अभी जो भी हमें इस वक्त टीवी स्क्रीन के साथ जुड़े हमें देख भी रहा है, उनको भी यकीनी तौर पे अपनी स्टोरीज याद आई होंगी कि उस वक्त क्या हुआ था। और सुबह सुबह का टाइम ही था जब ये जल्जला आया। एंड आई स्टिल रिमेंबर के जो मेरे वाकयात थे, मैं स्कूल में थी और एकदम से जल्जला और सबका एकदम से ग्राउंड्स की तरफ रश करना, बाहर निकलना। फिर जब मैं घर आई, मेरी वालदा ने स्टोरी सुनाई कि हम लोग कैसे घर में सोए हुए थे और एकदम से बाहर निकले। तो वो खैर ऐसे लम्हात थे जिसमें काफी रोज तक घर के बाहर ही हर कोई सोया भी करते थे लोग, क्योंकि आफ्टर शॉक्स वगैरह का था। अच्छा, कितने साल की थी और कौन सी क्लास में थी? ये तो थोड़ा सा सवाल ऐसा जिसका जवाब मैं दे नहीं सकती ना। और यार, आप कितने साल के थे? यार मैं मतलब 9th क्लास में था, तो आप देख लें। अच्छा, आप 1 क्लास में थे? माय गॉड, आप 1 क्लास में थी तो मतलब आप 6-7 साल की थी जी। अच्छा, 6-7 साल की थी। चले उस वक्त आपने जो फील किया, हमने जो फील किया, डेफिनेटली क्योंकि हम भी नॉर्दर्न साइड पे रहते हैं तो वहाँ पे तबाही थी। हम तो जब अपने स्कूल से बाहर निकले ना निमरा, तो सामने देखा तो कश्मीर की जितनी भी पहाड़ियाँ थी वो सारी जो गर्दो गुबार के साथ भरी हुई थी। और इस तरह लग रहा था कि सारी की सारी तबाही कश्मीर में। अल्टीमेटली हमें फिर जब बाद में हमने टीवी चैनल्स ऑन किए, उस वक्त तो टीवी ही एक जरिया होता था, रेडियो होता था, तो उसके बाद हमें पता चला कि एक बड़ा ज़बरदस्त और अंदोनाक किस्म का ज़ल्ज़ला आया था और जिसमें बहुत बड़े लेवल पे अमवात भी हुई थी। और उसके बाद फिर पूरे महीने तक आपने देखा होगा रोड्स ब्लॉक रही थी, जो इमदाद थी, बैरून मुल्कों की इमदाद थी, वो सारी की सारी जो है। अच्छा, मजे की बात, अभी मैं जो हमारे टीम मेंबर है नाज़रीन को बताते चले, उनको ये स्टोरी सुना भी रही थी कि मैं अपने क्लासरूम में बैठी हूँ, मैं फ्रंट रो में हूँ और मेरी पिछले सीट पे एक लड़का बैठा है। और जब जल्जला आया, मेरी चेयर हिली है, तो मुझे पता नहीं है कि जल्जला या क्या चीज होती है। तो वो उस लड़के से मैंने लड़ना शुरू कर दिया कि तुम मेरी चेयर को टांगे मार रहे हो और तुम मुझे तंग कर रहे हो। तो वो मुझसे लड़ना शुरू हो गया कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो मुझसे क्यों लड़ रही हो? एंड आई एम लाइक, नहीं, तुमने मेरी चेयर हिलाई है और तुम मुझे तंग कर रहे हो। खैर टीचर आ रही है, देयर लाइक क्या बाहर लेके चलो सबको। वो ग्राउंड में लेके गए और मेरी जो सबसे बड़ी बहन है वो भी मेरे स्कूल में पढ़ाया करती थी, वो भागती मेरे पास आई। उनको किसी ने कहा कि इसका बाजू टूट गया है। वो मुझे उठा के रो रही है। मैं सोच रही हूँ हुआ क्या है। वो खैर पता चला कि भाई जल्जला है और मेरा बाजू भी ठीक है। वैसे आप तो अब बहुत शरीफ हो चुके हैं, उस वक्त आप लड़ती भी थी। ऐसी वैसी लड़ाई बेचारा लड़का आज भी सोचता होगा ना, 2005 का, जब अभी कभी देख रहा हो शायद। उसको वकास नाम था उसका। चले जी, हमारी स्टोरी हो गई। आगे बढ़ते हैं और शॉर्ट स्टोरीज के हवाले से आपको बताते हैं। शॉर्ट स्टोरीज में एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। जिस तरह हमने जल्जले का जिक्र किया, इसी तरह की एक स्टोरी मेरे पास भी है, जिसमें अगर आपको बताते चले तो कराची में एक नौजवान ने डॉक्टर जाकिर नाइक की तकरीर से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया है। ये वाकया तब पेश आया जब वहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन होता था डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का। जब भी निमरा आपको पता है कि उनका कुछ सेशन होता है तो वहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन होता है, उसमें वो सवालात के जवाबात देते हैं। कुछ सवाल उसने डॉक्टर जाकिर नाइक से ज़रूर किए और उसका जवाब मिलने पे लड़के ने इस्लाम कबूल कर लिया। और ये कोई वाहिद केस नहीं है। इससे पहले अगर देखा जाए तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने तकरीबन 12 लाख लोगों को इस्लाम कबूल करवाया। और अब इस वक्त वो कराची में मौजूद है। डिफरेंट जो इज्तिमा है वहाँ पे वो खिताब भी कर रहे हैं, वहाँ पे वो उनसे गपशप भी कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर के सेशंस भी हो रहे हैं। और इसी तरह से वो इसके बाद लाहौर आएंगे और फिर इस्लामाबाद आएंगे। आखिरी जो 2-3 सेशंस हैं उनके हमारे बिल्कुल करीब स्पोर्ट्स बोर्ड में ही होंगे। सो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जो सिलसिला है लोगों को इस्लाम की तरफ लाने का, ये जारी व सारी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे भी जारी व सारी रहेगी। और पाकिस्तान से इस तरह की हौसला अफजा खबरें आना, कराची से हौसला अफजा खबरें आना, दैट इज क्वाइट गुड। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर जाकिर नाइक की तो बहुत सी वीडियोस इस वक्त वायरल भी हो रही हैं। बल्कि यशमा गिल जो हमारी मशहूर पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, उनकी एक बहुत अच्छा सवाल पूछते हुए वीडियो वायरल है, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक से एक सवाल पूछ रही हैं और वो बड़े खूबसूरत अंदाज में वापस उनको जवाब भी दे रहे हैं।
अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जी हमारे पास अमारात से। अमारात पे ये हुआ कि अरब मुल्क से ताल्लुक रखने वाली एक खातून ने केस किया, वर्क हैरेसमेंट का ये केस है। उसमें हुआ ये कि जो शख्स है जिसके खिलाफ इन खातून ने केस किया था, उन्होंने उनको टच किया, उनके गाल को छुआ और उनको सिर्फ चीक टच करना बहुत महंगा पड़ गया। अदालत ने जो मुजरिमाना अमल साबित होने पर 10,000 दिरहम जुर्माना आयद कर दिया इस शख्स पे। और आई एम द हैप्पीएस्ट राइट नाउ टू से दिस कि खातून केस कर रही है एक बंदे पे कि भाई इसने मुझे हरास किया है, वर्क प्लेस पे मुझे इसने हरास किया है, और अदालत फिर कार्रवाई करती है। खैर, जो खातून है उन्होंने 51,000 दिरहम हर्जाने का जो है वो दावा किया था, मुतालबा किया था, लेकिन अदालत ने पहले उसको 2,000 वो 51,000 दिरहम जी 51,000 दिरहम हर्जाने का उन्होंने मुतालबा किया था। लेकिन खैर अदालत ने 2,000 दिरहम पर उसको पहले महदूद किया, फिर फौजदारी अदालत में केस किया तो खातून के दावे को फौजदारी अदालत ने तस्लीम किया और 10,000 दिरहम जुर्माने की जो सजा है वो इन शख्स को मिल चुकी है। आई होप सो कि वो आज के बाद किसी को टच करने की कोशिश नहीं करेंगे। वर्क प्लेस हैरेसमेंट का ये जो केस, ये जो फैसला है ना, इससे दीगर लोगों को भी सबक हासिल होगा और वो भी ऐसी कोई हरकत किसी की गाल को नहीं छुएंगे, किसी की गाल को नहीं छुएंगे भाई। बाकी तो दूर की बात है, गाल को आपने छूना है तो आपको 10,000 दिरहम का प्रेसिडेंट हो चुका। और वैसे भी जब अदालतें को फैसला करती है ना, पाकिस्तान की अदालतें भी कोई फैसला किया तो वो प्रेसिडेंट देती हैं कि यूके में ये फैसला हुआ था, दुबई में ये फैसला हुआ था, अब हमें बताया जाएगा अमारात में ये फैसला हुआ था, आपने इसके गाल पे आता है और पाकिस्तान में फिर 10,000 फौजदारी अदालत में फैसला आया है तो आप अंदाजा लगा लें। और पाकिस्तान में भी इस तरह के फैसले आने चाहिए। मेरे पास भी बहुत से केसेस हैं, प्लीज। बिल्कुल ऐसे ही जी। आगे बढ़ते, अब एक तो फैसला इन्होंने सुना दिया जो कि यहाँ की अदालत ने दिया था, लेकिन एक अदालत ऐसी है जिसको हम शरीयत कहते हैं, शरीयत के हवाले से बात करनी है। हम बहुत ज्यादा सुनते हैं ना शरीयत के मुताबिक, शरीयत रसूल, शरीयत कुरान, ये होता क्या है, इसके हवाले से आपको बताना है। शरीयत इस्लाम का इब्तदाई कानूनी निज़ाम है जो कुरान और हदीस से माखूज है। ये मजहबी और रोजमर्रा के मामलात का अहाता करता है और एक मुकम्मल इखलाकी और कानूनी ढांचा भी आपको फराहम करता है। अगर कुरान की बात की जाए तो कुरान हमें बुनियादी उसूल बताता है, जबकि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अमली इक़दामात हैं उनके हवाले से हमें मिसालें देता है कि उन्होंने अमल करके हमें बताया है। और इस हवाले से अगर बताते चले तो शरीयत को वक्त के साथ साथ उलमा ने इजमा और कयास के इस्तेमाल करके नए चैलेंजेस का उन्होंने सामना किया, जिससे शरीयत की जो मौजूदा अहमियत है वो भी बरकरार रही है। तो हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि शरीयत के ऊपर अमल होना चाहिए, शरीयत के ऊपर हमें जो है वो पूरे मुल्क में अमल करना चाहिए, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। तो आज हमने कहा कि शरीयत के हवाले से आपको बताते भी चलें कि शरीयत होती बेसिकली क्या है। शरीयत एक इस्लामी कानून है जो कि कुरान और हदीस से मिलके हमने अखज़ किया है, और उसके ऊपर जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वो इस्लामी कानून बन जाता है। बिल्कुल इस्लामी कानून होते हैं और इन कवानीन पे हम अपनी जिंदगी बीइंग अ मुस्लिम जो है वो स्पेंड करते हैं। अच्छा, सऊदी वजारत हज की उम्रा ज़ायरीन के लिए एक नई पॉलिसी भी सामने आई है। ज़ायरीन को अब जो उम्रा परमिट है उसके मुकर्ररा वक्त से हसनैन 4 घंटे पहले जो है वो आपको मक्का मुकर्रमा में दाखिल होना चाहिए। अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो आपको उम्रा नहीं करने दिया जाएगा। जी बिल्कुल। परमिट के उसूल पर जोर देते हुए जो सऊदी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कहा गया कि इसका मकसद जो है वो उम्रा की जो मनासिक के उम्रा है उनकी अदायगी है और उसमें एक सहूलत फराहम करना है। अब जो उम्रा ज़ायरीन होंगे उनको अगर ये अंदेशा हो कि वो परमिट के वक्त पर मक्का नहीं पहुंच सकते तो उन्हें चाहिए कि वो अपना परमिट जो वो कैंसिल कराने के बाद दोबारा अपनी आसानी को मद्देनजर रखते हुए उसको नया परमिट जारी करवा लें। और वजारत की जानिब से बयान में ये भी कहा गया कि परमिट का मकसद ज़ायरीन को एक्चुअली रश से भी बचाना है। आपको पता है कि कितना ज्यादा रश हो जाता है, तो ये इकदाम फिर उसके पेश नजर जो है वो लिया गया है। बिल्कुल ऐसी है जिस तरह निम्रा ने आपको बताया। अब आपने अगर उम्रा करना है तो आपको 4 घंटे पहले परमिट लेना पड़ेगा और उससे पहले आपने 4 घंटे पहले अपनी अवेलेबिलिटी को भी शो करना है। जो लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आपने परमिट लेना है और उसके बाद 4 घंटे के अंदर अंदर आपने मक्का मुकर्रमा की हुदूद में दाखिल होना है, जो हरमैन शरीफेन की हुदूद है। अगर उसकी बात करूं, अगर नहीं दाखिल होंगे तो आपका परमिट कैंसिल हो जाएगा। और अगर लेट सपोज आप 4 घंटे पहले परमिट अप्लाई करते हैं, निम्रा अगर आप भी जाती हैं या कोई भी जाता है, वो अगर अप्लाई भी करता है तो सऊदी गवर्नमेंट का बताना यह है कि आपने जब परमिट अप्लाई कर लिया और आपका जाने का प्लान नहीं है तो आप उसको कैंसिल कीजिए, ताकि उनको पता चल जाए कि आपके अगेंस्ट वो किसी और उम्रा ज़ायरीन को या उम्रा ज़ायर को वो टिकट या परमिट जारी करें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अगली स्टोरी आपको सऊदीया से सीधा जापान लिए चलते। देखिए हम कितने अच्छे हैं, आपको पूरी दुनिया ऐसे घुमा देते हैं हम सुबह सुबह के टाइम, और क्या चाहिए, अब देखते रहा करें प्लीज सुबह की सोच। एग्जैक्टली। अच्छा, जैसा निम्रा ने आपको बताया कि सऊदीया से हम आपको जापान लेके जाएंगे। जापान के कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे जो ओसाका और कोबी और क्योटो जैसे शहरों को
सर्व कर रहा है। तकरीबन 30 साल से ये सर्व कर रहा है। अच्छा। और अब 30 साल इसकी अचीवमेंट मनाई जा रही है। 1994 में खुलने वाला ये एयरपोर्ट अपनी मौसर इंतजामिया और काम की रफ्तार के बायस बेपनाह सराहा जाता है। और ख़ास तौर पर इसकी एक शानदार कामयाबी ये है कि ये जब से शुरू हुआ और अब तक यहाँ पर किसी भी मुसाफिर का कोई सामान चोरी नहीं हुआ, चाहे वो बैग है, चाहे वो उसका मोबाइल है, कोई भी कीमती अशिया की अगर बात की जाए तो वो इस एयरपोर्ट पर चोरी नहीं हुआ। और ये कामयाबी दीगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लिए एक मिसाल है। जो अक्सर सामान के मसाइल का सामना करना पड़ता है, सामान तो अब दुनिया के जिस भी बड़े एयरपोर्ट की बात करें निम्रा, वहां पे सामान गायब हो जाता है। yes. लेकिन 30 साल में जापान का ये एयरपोर्ट अपनी मिसाल आप है, जहां पे अभी तक सामान गायब नहीं हुआ। और ये जापानीज हमें सिखा रहे हैं कि आप इस तरह के एयरपोर्ट्स बना सकते हैं और चोरी भी ना किया करें। और अगर जापानीज एयरपोर्ट की बात की जाए निम्रा, तो जापानीज एयरपोर्ट कोई आम एयरपोर्ट तो नहीं होगा, इतना ज्यादा मसरूफ हो गए, उसके बावजूद भी वहां पे सामान चोरी नहीं होता। यस एग्जैक्टली। अच्छा, जापान लेकर गए आप, वहां से सीधा आपको लिए चलते हैं जी भारत। अच्छा। आपको भी और हमारे नाज़रीन को भी एकदम साउथ एशिया आ गई। साउथ हम लोग देखे, मैंने कहा ना हम घूमते रहते हैं पूरी दुनिया। मिडिल ईस्ट थी, उसके बाद आप मुझे एशिया ले गई, उसके बाद साउथ एशिया। जी बिल्कुल, क्या बात है, अंदाजा लगा लें यहाँ से। चलें जी, खबर यह कि एक भारतीय एयरलाइन पायलट ने अपना ड्यूटी टाइम खत्म होने के बाद उड़ान भरने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से 24 सितंबर को पुणे से बेंगलोर जाने वाली परवाज 5 घंटे ताखीर का शिकार हुई। पायलट जो थे उन्होंने अपना ड्यूटी टाइम खत्म होने का हवाला दिया, जिस पर मुसाफिर जो हैं उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और एक वीडियो वायरल हुई। एविएशन एक्सपर्ट संजय लाजर, आई थिंक सो ये इस तरह इनका नाम प्रोनाउंस किया जाएगा, खैर संजय नाम है इनका, और ये पायलट की उन्होंने जो हिमायत करते हुए कहा कि आलमी जवाबित की वजह से पायलट्स की उड़ान के घंटों में सख्त पाबंदियां हैं। एयरलाइन ने ताखीर पर मुआजरत की और पायलट की हिफाजती इक़दामात की पैरवी को भी सराहा है। अब पर्सनली अगर मुझसे कोई पूछे तो उन्होंने बिल्कुल ठीक काम किया। अब जब ड्यूटी आवर्स खत्म हो गए तो आई डोंट थिंक सो कि देयर इज अ रीजन फॉर हिम टू बी परफॉर्मिंग, लेकिन एट द सेम टाइम वो डिले भी हो रहा था। तो अल्लाह करे पाकिस्तान में भी ऐसा हो। देखना कितनी जबरदस्त मिसाल है कि एक तरफ जहाज का पायलट है वो के वर्कलोड की वजह से अपनी अगली फ्लाइट नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ से जो एविएशन के हुक्काम हैं वो उसकी हिमायत कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ये है कि हमारे जो जहाज हैं उनको बेचा जा रहा है, हमारे पूरे अमले समेत ही क्या बताना बेच दें, इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ हो रही हैं। लेकिन हमें भारत से मिसाल लेनी चाहिए, जहाँ पे सिर्फ एक एयरलाइन नहीं बल्कि बहुत सारी एयरलाइंस जो है भारत में बहुत अच्छा, अच्छी चल रही है। जो चीज़ बुरी है कि मुसाफिर खज्जल ख्वार हुए, उनके लिए तो जो अथॉरिटीज हैं उनको काम करना चाहिए थे, लेकिन पर्सनली जो पायलट ने किया अपने लिहाज से वो ठीक किया। बिल्कुल अपने लिहाज से जो उसने किया वो ठीक था। और जिस मुद्दे के ऊपर मैं बात कर रहा था पाकिस्तान में कि वेंडर्स अब कह रहे हैं कि हमें मुलाजमीन समेत आपके जहाज नहीं चाहिए, मुलाजमीन को आप कट करें, इस तरह की चीज़ें करें। सो पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हमें इंडिया से मिसाल लेनी चाहिए, वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो जहाज़ों की फील्ड हो, चाहे वो IT की फील्ड हो, चाहे वो AI की फील्ड हो, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है। इवन क्रिकेट की बात कर ले तो इंडिया की टीम कहाँ से कहाँ पहुंच गई। सो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म में आगे है। आगे बढ़ते जी, अब हमने बरियाज़मों का जिक्र कर लिया है, अब थोड़ा सा समुद्रों की गहराई की बात करते हैं। समुद्रों की गहराई में भी आपको लिए चलते हैं। एग्जैक्टली उसकी गहराई में लिए चलते हैं। आज आपको मैं बताऊंगा दुनिया की सबसे मुनफरिद मछली। अच्छा, इस मछली को एक जबरदस्त नाम दिया गया। उस नाम को अगर मैं यहाँ पे, हाँ, चेंजिंग फिश उसको कहा जाता है। और ये चेंजिंग फिश इसको इस वजह से कहा जाता है कि ये मछली अपने रंग बदलने की हैरत अंगेज सलाहियत रखती है। इस मछली की अगर बात की जाए तो इस समुद्र की गहराइयों में मुख्तलिफ रंगों में रक्स भी करती है। ये प्रॉपर माहौल में रहती है और माहौल के मुताबिक खुद को डाल लेती है। और अगर कोई शख्स इसको पकड़ने की कोशिश करे तो ये मछली अपनी खूबसूरत रंगत बदल देती है और बाज लोग इसे जादुई मछली भी कहते हैं, मैजिकल फिश। अब देखे तो इतने विजुअल्स में इतनी वो क्यूट लग रही है, नियॉन ग्रीन हो रही है, फिर वो ब्लू कलर भी दिख रहा है, ऑरेंज कलर, येलो कलर, डिफरेंट कलर्स वो एक सेकंड में बदल रही है। खैर बड़ी खूबसूरत ये चेंजिंग फिश है जी। अच्छा, इसमें हमें ऊपर वाले की तारीफ करनी होगी, कुदरत की तारीफ अल्लाह ताला, बेशक तमाम तारीफ अल्लाह के लिए ही है। अल्लाह की बनाई हुई तमाम तर मखलूक़ात जो है वो इंतहाई खूबसूरत, और मतलब हम ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि सुभान तेरी कुदरत। अच्छा, आपको एंटार्क्टिका लिए चलते हैं। अब देखें, मतलब बरे-ए-आज़म घूम रहे हैं मुख्तलिफ, ये रह गया था, सोचे यहाँ भी चलते हैं। अब बर्फीला एंटार्क्टिका, लेकिन ये खबर इतनी कोई अच्छी नहीं है। खबर इतनी अच्छी नहीं है, सैर हम कर रहे हैं वो एक अलग बात है। बर्फीले एंटार्क्टिका के कुछ हिस्से नाज़रीन गर्मी की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से
तेजी से इस वक्त सब्ज हो रहे हैं, जिससे इस वसी बरे आजम के मंजरनामे में जो तब्दीली हो रही है ये इंतहाई तशवीशनाक है और ये तशवीश इस वक्त पैदा हो चुकी है। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी और डेटा का इस्तेमाल करते हुए एंटार्कटिक जजीरा नुमा सतह का तज्जिया किया जो जनूबी अमेरिका के सिरे की तरफ, शुमाल की तरफ फैला हुआ है। ठीक है, अब ये इलाका आलमी औसत आप कहें कि इसे कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है, मतलब जितना आप एवरेज इतना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे लेकिन उससे भी ज्यादा तेजी से ये गर्म हो रहा है। और इस तब्दीली ने माहिरीन को भी, इवन जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हैरान कर दिया है कि ये जो तब्दीली है ये जमीन के माहौल पर बहुत देर पा असर डालेगा और ये असर जो है ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है। जाहिर है ग्लोबल वार्मिंग के आप सोचे ना कि जहाँ पे ग्लेशियर्स ही पूरे के पूरे मेल्ट हो रहे हैं और बर्फानी अंटार्कटिका ही जो मतलब ओवरऑल ही मेल्ट हो चुका है। बिल्कुल सब कुछ मेल्ट हो चुका है ख़वातीन और हज़रात। अच्छा, हम लोगों को अपने क्लाइमेट का बड़ा ख्याल है, बहुत कुछ मेल्ट हो चुका है इसके अलावा भी, और बहुत चीज़ें अपनी जगह से हिल रही हैं, अपनी जगह से हट रही हैं। अगर पहाड़ों की बात की जाए तो वहाँ पे गर्मी की वजह से पानी आ जाता है, आ जाती है, सब्जा आ जाता है, आपने सब्जी बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। लेकिन जब हमारी स्टोरीज खत्म हो जाती है तो ब्रेक भी आ जाती है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर वक्त हो चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक देते हैं, वापस आते हैं स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीबडी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। अभी आपको लिए चलेंगे कराची, जहां से हमारे रिपोर्टर आबिदा खान हमारे साथ मौजूद होंगी। हम बात करेंगे कुछ डेंगू के हवाले से, चिकनगुनिया के हवाले से। आलमी इदारा से या WHO जो है उन्होंने डेंगू, चिकनगुनिया और इसके अलावा दीगर वायरसेस जो कि जीका वायरस हो गया बिल्कुल, जो मच्छरों के काटने से फैलने वाले हैं और इनमें जो बीमारियां वो बढ़ती चली जा रही हैं और खतरात के पेश नज़र प्रोग्राम एक शुरू किया गया है। अगर इस साल आप अगस्त की बात करें तो अगस्त के अख्ताम तक दुनिया भर में डेंगू के केसेस 1,23,00,000 तक जा पहुंचे थे, जो पिछले साल के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा है। एग्जैक्टली। और इसके अलावा अगर चिकनगुनिया भी बात की जाए उसकी, तो 118 ममालिक में वबा की सूरत में फैल चुका है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक मशरू से फैलने वाली ये बीमारियां दुनिया की निस्फ आबादी को खतरे में डाल रही हैं, जिसकी रोकथाम के लिए 5 करोड़ अमरीकी डॉलर की जरूरत है। पाकिस्तान में भी ये बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, जिसने मुतअद्दिद शहरों में वबाई सूरत इख्तियार कर ली है। इसी हवाले से हमारे साथ सबसे पहले कराची से हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद है। आबिदा, बताइएगा ये जो नई हमारे पास डिटेल्स आई हैं इस वबा के हवाले से, डेंगू के हवाले से, जीका वायरस के हवाले से, इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? कराची में वबा किस हद तक फैली है? जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि कराची शहर में जो है इस वक्त मुख्तलिफ बीमारियों की लपेट में है, मच्छरों की भरमार है और जिसमें मुख्तलिफ बीमारियां जो है उन्होंने कराची को अपनी लपेट में ले लिया। अगर चिकनगुनिया की हम बात करते हैं तो चिकनगुनिया की जो बीमारी है वो उसको तकरीबन 5 से 6 माह हो गए हैं इस बीमारी को आए हुए। और पहले तो जो गवर्नमेंट के इदारे थे, महकमा सेहत थे, वो इस बात से इनकारी थे, उनको वायरल बुखार का नाम दे रहे थे, लेकिन अभी जो है उन्होंने इस बीमारी को मान लिया है। और अभी क्योंकि अगर आप जो रिहायशी इलाके हैं उनकी बात करें तो वहां पर तो है बिल्कुल चिकनगुनिया जो है वो वबाई शक्ल अख्तियार कर चुका है और बच्चे, बूढ़े, जवान सबको इस बीमारी ने अपनी लपेट में ले लिया है। और रोजाना की बुनियाद पे जो है वो केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं और वो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। और बहुत से ऐसे भी बीमार हैं, मरीज हैं जो हॉस्पिटल तक जा ही नहीं सकते, वो सिर्फ घरेलू टोटके और प्राइवेट क्लिनिक से अपना इलाज करवा रहे हैं। इसके अलावा अगर डेंगू की बात की जाए तो डेंगू के भी रोजाना की बुनियाद पर जो है वो 70 से 80 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। और ये जो डॉक्टर्स हैं, तिबी माहिरीन हैं, उनका यही है कि ये सफाई सुथराई का ख्याल रखें और घरों के इर्द गिर्द जो है वो पानी जमा ना होने दें, तो तभी इन बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा मलेरिया की बीमारी भी खासी जो है वो फैली हुई है। 3 बीमारियां हैं जिन्होंने इस वक्त शहर कराची को अपनी लपेट में लिया हुआ है। चलें जी, अब लाहौर ले चलते हैं आपको। अली नासिर हमारे रिपोर्टर वहां से हमें रिपोर्ट करेंगे इसी हवाले से। अली, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अलीगा, लाहौर में क्या सूरत हाल है डेंगू, गुनिया वायरस वगैरह की? जी बिल्कुल, शहर लाहौर समेत पंजाब के अंदर डेंगू की जो ताज़ा सूरत हाल है वो ये है कि महकमा सेहत ने एक रिपोर्ट जारी की है। उसके मुताबिक मैं थोड़ी सी आपके सामने तफसील रखूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी 24 घंटों में क्या सूरत हाल है, कितनी डेथ रिपोर्ट हुई है और कितनी रिकवरीज हो रही है। आखिरी 24 घंटों में सुबह पंजाब के अंदर 161 केसेस इस वक्त रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के,
जिसके अंदर एक डेथ रिपोर्ट हुई है और 153 जो रिकवरीज हैं वो सामने आई हैं महकमा सेहत की जानिब से। और इसी तरह आखिरी 7 दिनों में यानी कि आखिरी हफ्ते में 890 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसमें एक डेथ है और 653 रिकवरी हुई है, यानी कि बाकी जो मरीज हैं वो अस्पताल के अंदर एडमिट हैं और इनका इलाज जारी है। और इसी तरह आखिरी महीना जो गुजरा है उसके अंदर 2276 डेंगू के केस रिपोर्ट हुए हैं और इसके अंदर 6 अमवात हो चुकी हैं अब तक डेंगू की वजह से और 19 यानी 1978 रिकवरीज हुई हैं। और इसी तरह रवा साल की अगर हम बात करें तो ये तादाद बनती है 2724 के करीब बनती है और इसी तरह डेथ रिपोर्ट 8 हुई है और बाकी इसी तरह रिकवरीज भी हो रही हैं। और अब मैं आपको सारी सूरत हाल ये रखूंगा कि इस वक्त सबसे ज्यादा केसेस पंजाब के किस शहर के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। तो पहले हम बात करेंगे लाहौर की। लाहौर के अंदर इस वक्त 5 केस रिपोर्ट हुए हैं। एक जो उनसे महकमा सेहत की जानिब से बता रहे हैं कि एक जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, बाकी जो उनसे रिकवरी की तरफ जा रही है। उसी तरह रावलपिंडी के अंदर तादाद जो उनसी है वो 142 बताई जा रही है। अभी ये महकमा सेहत की भी कुछ ही देर पहले जो मुझे रिपोर्ट मिली है। इसी तरह मुल्तान के अंदर एक केस रिपोर्ट हुआ है, फैसलाबाद के अंदर फिलहाल कोई नहीं है। इसी तरह पंजाब के दीगर शहरों के अंदर ये तादाद मिलाकर बनती है 13 के करीब तादाद बनती है, जबकि 11 जो मरीज हैं वो अस्पताल के अंदर एडमिट हैं। इसमें कुछ पेशेंट रिकवर भी हो रहे हैं, कुछ पेशेंट क्रिटिकल सूरत हाल में है। बहरहाल ये महकमा सेहत हमें यही बता रहा है कि पहले की निस्बत यानी कि पिछले महीने की निस्बत अगर देखा जाए तो डेंगू के केसेस में कमी वाकया हो रही है, क्योंकि हम देख रहे थे आखिरी 24 घंटों के अंदर लाहौर के अंदर 7 से 8 डेंगू के केसेस मंजरे आम पर आते थे। लेकिन ठीक हो गया नासिर, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। इसी हवाले से मजीद इन डिटेल गपशप करते हैं। वबाई अमराज के माहिर हैं डॉक्टर राना फवाद साहब। राना साहब आपको जवाद असगर साहब, बैग यू पार्डन, राना साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि जो WHO की रिपोर्ट है उसके मुताबिक रवा बरस अगस्त के इख्तिताम की अगर बात की जाए तो उसके मुताबिक जो डेंगू के केसेस हैं उसकी तादाद में 1 करोड़ 23 लाख तक उसकी तादाद पहुंच चुकी है। और इसके मुकाबले में अगर साल 2023 की बात की जाए तो वहां पे ये तादाद 65 लाख थी। सो क्या वजह है इस इतनी ज्यादा बढ़ोतरी की? जी बहुत शुक्रिया। एक तो मैं नाम अपना करेक्ट कर दूं, डॉक्टर राना जवाद असगर। जी मैंने कर दिया सर, मैंने कर दिया। जी जो देखिए ये डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये बीमारियां 50-60 की दहाई तक सिर्फ एक आध मुल्क के अंदर होती थी और उसके बाद बाकी दुनिया इनसे महफूज थी। फिर 2 चीजें हुई, एक तो हमारा जो क्लाइमेट है उसमें शिफ्ट आनी शुरू हुई और दूसरा उसके साथ लोगों की मोबिलिटी ज्यादा हो गई। तो जब मोबिलिटी ज्यादा होती है तो इन्फेक्शंस जो हैं वो भी इंसानों के साथ साथ फैलती हैं। उसके साथ क्योंकि ये दोनों बीमारियों को मच्छर, एक ही मच्छर है जो मेन इसका फैलाने वाला है, इट्स अ सेम मॉस्किटो, वो भी दुनिया में फैलना शुरू हो गया और उन मुल्कों में पहुंच गया जहां पहले ये मच्छर नहीं होता था। वो एक ट्रैवलिंग, दूसरा मौसम इसको अपने मुताबिक मिलना शुरू हो गया। और उन मुल्कों के अंदर भी आपको मालूम ही है पिछले कई सालों से एक सर्दियां उतनी नहीं आती और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा है और ज्यादातर महीने नीम गर्म से आप कह लीजिए या गर्म से रहते हैं। तो ये इस मच्छर की अफजाइश के लिए बड़े बेहतरीन है क्योंकि ये 25 से लेके 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक फुल्ली एक्टिव होता है। उससे नीचे भी एक्टिव होता है, लेकिन अगर इसका जो प्राइम टाइम है वो 25 to 32 डिग्री सेल्सियस के अंदर है। तो वो अब आपको पता है कि हमारे अक्सर शहरों में ये टेम्परेचर काफी लंबे अरसे के लिए रहता है और यही वजह है और ये पूरी दुनिया का यही हाल है कि इस दफा डेंगू के मरीज ज्यादा एक्सपेक्टेड है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि WHO ने जो ये तमाम तर वायरसेस हैं, डेंगू हो गया या मच्छर के काटने से ये जो फैलते हैं, चिकनगुनिया हो गया, जीका वायरस है, इन पे काबू पाने के लिए जो 5 करोड़ अमेरिकन डॉलर की एक रकम मख्तस की है, ये प्रोग्राम क्या है उसके बारे में अगर आप हमें अपडेट कर सकें। देखिए WHO बेसिकली एक टेक्निकल एजेंसी है जिसको दूसरे मुल्क फंड्स देते हैं और वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चलाती है, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट अगेंस्ट डेंगू और दूसरे। लेकिन WHO के पास ना कभी इतनी फंडिंग हुई है, ना कोई इतने वसाइल उसको मिल गए हैं कि वो अकेले अपने पैरों पे किसी बीमारी को ख़त्म कर सके। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, वो हर मुल्क में उस मुल्क की हुकूमत के साथ मिलती है, कुछ उस मुल्क के जो डोनर्स होते हैं उनके साथ मिल के उस मुल्क का स्पेसिफिक एक प्रोग्राम डेंगू का हो या कोई और बीमारी हो उसको चलाने की कोशिश करती है। तो ये इतनी बड़ी रकम नहीं है, लगता तो है हमें 5 करोड़ डॉलर बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ये इतनी बड़ी रकम नहीं है कि जो ग्लोबल लेवल पे
और डेंगू को हम इसका मुकाबला कर सकें। और दूसरी बात यह है कि ये बाज़ दफ़ा अनाउंस जरूर होती है, मुल्क कहते हैं कि हम आपको इतनी इमदाद देंगे, WHO इंक्लूडिंग आपको इतनी देंगे, लेकिन इवेंचुअली जब बाय द टाइम द मनी कम्स वो बहुत कम होता है उसकी निस्बत से जिसका ऐलान हुआ होता है। लेकिन ये चीजें हैं कि ये मर्ज अब हमारे मुल्कों में आ चुके हैं, हमको खुद अपने वसाइल से इनका मुकाबला करना है। ठीक। अच्छा राना साहब, अगर प्रिसाइसली पाकिस्तान की भी बात की जाए तो पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि दूसरी बीमारियों को साइड पर रख दे, लेकिन डेंगू हो गया, इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं जो मच्छरों के काटने से पैदा होती है उसमें बहुत ही ज्यादा हमें इजाफा देखने को मिला है। तो इसके ऊपर काबू पाने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए और क्या हम इस पे काबू कर सकते हैं? देखिए, मच्छरों से फैलने दो किस्म के मच्छर हैं, और भी मच्छर हैं, किस्में हैं जो फैलाती हैं, लेकिन लेट्स से कि जो मेन बड़ी बीमारियां कुछ फैलाते हैं, एक मच्छर जो है वो आपका डेंगू, जिका और चिकनगुनिया, ये एक टाइप ऑफ मच्छर है जो मेन इसको फैलाता है। इसे हम अर्बन या शहरी मच्छर कहते हैं या सेमी अर्बन एरिया में है, ये नॉर्मली रूरल एरियाज में नहीं होता। जो दूसरा मच्छर है जो आप सारे लोग आगाह हैं, मलेरिया का, वो नॉर्मली रूरल और ओपन स्पेसिस के अंदर ज्यादा होता है, जोटों के अंदर होता है या वहां उसके बच्चे होते हैं। ये वाला मच्छर है जो डेंगू वाला है, ये साफ पानी का और घर का मच्छर है, यानी कि ये घर से ज्यादा दूर नहीं रहेगा या आपके घर के अंदर ही कोशिश करेगा रहेगा। तो एक पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई, दूसरा हमारा सैनिटेशन का हाल अक्सर शहरों में इंतहाई बुरा हो चुका है। तो ये ऐसी जगह होती हैं जहां पे ये मच्छर को पनपने का मौका मिलता है। इस तरह तीसरा हमारा पानी, क्योंकि पानी हमारे घरों में अक्सर शहरों के अंदर बाकायदगी के साथ नलों में नहीं आता, तो लोग इसको स्टोर करते हैं बाल्टियों के अंदर या ओपन कंटेनर्स के अंदर। ये अगेन ये जगह होती है इस मच्छर को अपने बच्चे और लार्वे वगैरह पैदा करने के लिए। साफ वाटर पानी और ओपन उसके ऊपर ढक्कन वक्कन नहीं है। तो अगर आप अपने घरों में या गिरदोनवा में देखें तो आपको मालूम होगा सफाई सुथराई नहीं है, कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, और उसके साथ पानी क्योंकि मुस्तकिल नहीं आता या 24 आवर्स आपको नहीं आता, तो आप पानी स्टोर करते हैं मुख्तलिफ तरीकों के साथ। तो वो ये सारी चीजें इसकी अफजाइश का बायस बन रही हैं। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने खास तौर पे क्या इकदाम किए हैं? अभी हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? आप मतलब मुतमईन नजर आते हैं जो कुछ हो रहा है? एक तो नंबर तो चले बढ़ता चला जा रहा है ना, लेकिन फिर उसको काउंटर करने के लिए जो इकदाम हुए। देखिए, एक तो मैं आपको ये बात बताऊं कि जिसको डेंगू होता है उस 80% से ज्यादा मरीजों के अंदर कोई अलामात नहीं होती। अच्छा। सिर्फ 20% लोगों के अंदर अलामात होती हैं, और उन 20% में भी बहुत कम लोग होते हैं जो इस लेवल पे पहुंचते हैं कि जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट होते हैं केसेस। तो मैं तो सिंपल सा ये हूं कि अगर एक गवर्नमेंट कह रहे, एक सिटी कह रहा है कि 5 हमारे केसेस हैं रिपोर्टेड, तो मैं उसमें 95 ऐड करूंगा कि 100 केसेस हैं आपके, वो भी अंडर रिपोर्टेड है, वो भी ये अंडर रिपोर्टिंग है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे लोग घरों पे इलाज कराते हैं, वो सरकारी सेंटरों तक पहुंचते ही नहीं, उनके केस का नंबर रजिस्टर नहीं होता। लाहौर के अंदर मैं ये कहूंगा कि कुछ सालों से एक बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा था, अब भी शायद चल रहा हो, वो डेंगू का था, जिसके अंदर बाकायदगी के साथ लोगों के घरों में टीम्स आती थी, आपका पानी वानी चेक करती थी जो लॉनों में पड़ा होता है, और अगर कोई लार्वा उन्हें मिलता था तो उसका जुर्माना वो करते थे। तो बाकी शहरों में तो नहीं, लेकिन लाहौर में ये एक ओवर द ईयर्स ये बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा था। मुझे अब नहीं मालूम कि अब इसकी इफेक्टिवनेस कैसी है, लेकिन ये इस तरह के सिस्टम तमाम शहरों में चलने चाहिए, क्योंकि डेंगू का जब वबा आ जाए उस वक्त आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको ये वक्त से पहले ये कंट्रोल करने होते हैं कि आपको महीनों पहले ये इंश्योर करना होता है कि लार्वे तो नहीं पैदा हो रहे, अगर लार्वे पैदा हो रहे हैं तो आप आइडेंटिफाई करके उनको तल्फ करते जाएं। तो वो हमारे अक्सर शहरों में ऐसा नहीं होता। जब बीमारी फैल जाती है तो फिर वो फॉगिंग वगैरह करते हैं, जिसका अगेन कोई फायदा नहीं है। जो आप देखते हैं सड़कों पे फॉगिंग हो रही है, उसको डेंगू के मच्छर को कोई उसका नुकसान नहीं है, डेंगू का मच्छर आपके घर के अंदर बैठा हुआ है। अच्छा, ये जो फॉगिंग है इससे कोई उसका असर नहीं पड़ता। अच्छा, आखिरी सवाल सर ये पूछूंगा कि ये जो मच्छरों की से फैलने वाली बीमारियां हैं, इनके संगीन तरीन नताइज क्या हो सकते हैं? मतलब किस हद तक इसके नताइज इस तरह के हो सकते हैं कि जो हमारे लिए डेंजरस हों? देखिए, बहुत डेंगू हो या इवन मलेरिया हो, ये सीवियर फॉर्म में इंसान की डेथ हो सकती है।
सीवियर फॉर्म्स के अंदर जिस्म के डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं वो फेल हो सकते हैं, आपका लिवर फेलियर हो सकता है, आपका किडनी फेलियर हो सकता है, आप यू कैन ब्लीड टू डेथ, यानी कि आपका ब्लड इतना लॉस होना शुरू हो जाता है कि आप उसको रोक नहीं सकते और इस वजह से आपकी डेथ हो जाती है। तो ये खतरनाक बीमारी है। और मलेरिया के अंदर जिसे हम कहते हैं दिमागी मलेरिया भी हो जाता है, जिसे सेरिब्रल मलेरिया हम कहते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। खासतौर पे डेंगू की 4 वायरसेस की टाइप्स हैं, और अगर आपको एक टाइप से पहले डेंगू हुआ है, आप रिकवर कर गए हुए हैं, तो जब आपको दूसरी किसी, तो उसका फायदा एक तो ये हुआ कि उस टाइप से आप इम्यून हो गए लाइफ के लिए। अगर लेट से एक डेंगू की किस्म से आपको हुआ है तो दोबारा आपको उससे नहीं होगा। लेकिन अगर बाकी 3 में से किसी कोई सा भी डेंगू वायरस वाला आपको इन्फेक्शन हुई तो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस का खतरा बढ़ जाता है आपके अंदर। तो ये इसका हल जो बेहतर वो यही है कि हम मच्छरों पे कंट्रोल करें, अपने जो भी मॉस्किटो कंट्रोल हमारे प्रोग्राम्स हैं, और हर कागजों पे हर सूबे में के पास ये एक प्रोग्राम मौजूद है, उस पर लिखा हुआ है कि कितने माह पहले आपने ये करना है, कितने माह पहले आपने ये करना है। सिर्फ उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे जो कि डेंगू के हवाले से बता रहे थे और ऐसी बीमारियां जो कि मच्छरों के साथ फैलती है उस हवाले से बता रहे थे। और इसकी आगाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपके घरों के अंदर मौजूद होते हैं। बाहर से एहतियात करें ना करें, लेकिन घर के अंदर आपने अपना सैनिटेशन सिस्टम अच्छा रखना है, अपने वॉशरूम को, अपने किचन को साफ रखना है। खवातीन वज़ात यहाँ पर वक्त बचाता है। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। जिस तरह आपने देखा है, कॉन्फ्रेंसी हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीन की आवाम से इजहारी यकजहती करने के लिए बुलाई जाने वाली कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस, जिसमें तमाम तर जमातें शामिल थी और उसमें फ़लस्तीन की रियासत के क़याम और गज़ा में फौरी जंगबंदी के मुतालबे के साथ साथ इसराइल को नस्ल कशी पर मबनी इक़दाम का जिम्मेदार ठहराने का भी मुतालबा किया गया। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने KP हाउस इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी है, जिसमें अपोजिशन अरकान भी शामिल हैं। बानी PTI गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। बिल्कुल जी। और अगर इस्लामाबाद का रुख करें हम लोग तो 4 अक्टूबर को D चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के मामले पर इमरान खान के खिलाफ मजीद 5 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। उसके अलावा अगर बात करें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा, एक केस की समाअत के दौरान उन्होंने ये कहा कि अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब ये तमाम तर हमारे इस वक्त सियासी मामलात हैं, इन पर बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा इफ्तिखार साहब, मुझे ये बताइएगा कि 24 घंटे तक एक सूबे के CM जो हैं वो गायब रहते हैं, वो भी उस वक्त पे जहाँ पे वो हज़ारों का काफिला लेके, कारवान लेके पहुंचे एक जगह पर, वहाँ से खुद वो गायब हो गए, फिर उसके बाद वो एकदम से अपीयर हो जाते हैं असम्बली में। तो ये आपके मुताबिक क्या हकायक हैं? KP असम्बली में एक तरह से हम देखें तो वहाँ पे भी छापे पड़ रहे थे, वो बाहर कैसे निकले? अंदर तो जाते हुए देखा था, तो छापों के दौरान भी वो पाई नहीं गए, फिर उन्होंने कहा मैं था तो KP हाउस में। ये क्या मामलात हैं, हकायक क्या हैं आपके मुताबिक? मैं नहीं जानता कि क्या हुआ। जितना आप जानते हैं उतना मैं जानता हूँ, लेकिन अच्छा। मेरे लिए ये हैरानकुन बात है कि एक आदमी 12 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस कर गया पैदल ही और पहुंच गया। ये एक अच्छी स्टोरी होगी, और जब उनको मौका मिलेगा सियासत से रिटायरमेंट का तो किताब जब वो लिखेंगे कैसे वो निकले अपना सरहद हाउस से, कैसे वो फिर कहाँ गए, कौन सा सफर था। गालिबन उनके पास पैसे भी नहीं थे उनकी जेब में, और अजीब बात है कि और सर वो खड्डे भी भरते हुए आ रहे थे। खड्डे भी भरते आ रहे थे। अजीब बात है कि उनको कोई पहचान नहीं रहा था। इतने भारी भरकम और आदमी को किसी शख्स ने पहचाना भी नहीं, कोई मदद भी नहीं की। कहानी अच्छी होगी और बेस्ट सेलर होगी उस जमाने की जब भी छपेगी। अच्छा इफ्तिखार साहब, हमने अब देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी जो मौक़िफ़ आ रहा है उसमें रऊफ़ हसन साहब ने भी बिल्कुल आपकी तरह की बात की कि ये मुझे हज़म नहीं हो रही जो चीज़ें जनाब गंडापुर साहब कह रहे हैं। और गंडापुर साहब अचानक से, लेकिन ये एक दफ़ा भी नहीं हुआ, ये दूसरी दफ़ा गंडापुर साहब के साथ इस तरह का काम हो रहा है, और वो आके क्लैरिटी भी नहीं दे रहे कि मैं कहाँ पे था, कहाँ पे नहीं था, आवाम को क्यों मैंने अकेला छोड़ा। एक शरारती बच्चे की तरह वो बिहेव कर रहे हैं
not as the chief minister of a province. अच्छा इफ्तिखार साहब, इससे तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स आप देखें, बेशक हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, या इवन कोई 10 बंदे भी आए, तो वो तो डिसअपॉइंट हो गए ना कि जहाँ पे उनके लीडरान तो कहीं पे नज़र ही नहीं आए। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करें तो वो ये कहते हैं कि हमारे MNAs तो क्योंकि हमने आईनी तरमीम के वोट हुकूमत ज़बरदस्ती दिलवाना चाहती है, इसलिए हमने उनको रूपोश रखा है। कोई किसी से जबरदस्ती वोट नहीं ले सकता। वोट असेंबली की बिल्डिंग में डाले जाते हैं। अच्छा, किसी थाने, कचहरी या सड़क पे हथकड़ी बांध के नहीं डाले जाते। आप लोगों को भी समझ आ जानी चाहिए, इतना देर से आप प्रोफेशन में हैं, कोई ना कोई इलेक्शन तो आपने असेंबली का देखा होगा जी। वो असेंबली की बिल्डिंग के अंदर वोट डाला जाता है। तो ऐसी बातें करके अपने इतनी अच्छी सियासी पार्टी को उन्होंने तबाह कर दी है। दैट वाज द थर्ड ऑप्शन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जिसको उन्होंने खत्म कर दिया बिल्कुल अपनी अना की बिना पे, और इसको फाशिस्ट रवैया जो अपनाया है उससे उनको नुकसान हो रहा है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा। अच्छा इफ्तिखार साहब, क्या आप समझते हैं कि वो डी चौक में इस वजह से भी आना चाहते थे कि एक तरफ आपको पता है SCO का इजलास भी है, लेकिन आईनी तरमीम की भी गूंज सुनाई देती है कि कुछ दिनों में आईनी तरमीम मंजूर हो सकती है, तो वो यहाँ पे आके रहना चाहते थे? आईनी तरमीम डी चौक में बैठ के आप कैसे रोक सकते हैं? मेरे दोस्त, खुदा का खौफ करो, हाँ, कैसे रोक सकते हो? अच्छा, एजिटेशन से, एहतजाज से सर? तो एजिटेशन से एक लम्हा मैंने पहले कहा है, वोट असेंबली की बिल्डिंग में पढ़ने हैं, किसी चौक में नहीं पढ़ने। अच्छा इफ्तिखार साहब, इमरान खान से सुनने में आ रहा है कि 18 तारीख तक गालिबन मुलाकातों पर भी पाबंदी है। ये पाबंदी आपको क्या लगता है क्यों आयद की गई होगी? पाकिस्तान की जेलों में 70,000 कैदी हैं जी, तो उन तमाम 70,000 कैदी को ये अख्तियार होना चाहिए कि वो इसी तरीके से रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बयान जारी करें, पाकिस्तान के खिलाफ तहरीरें लिखें। अभी उन्होंने कल एक और तहरीर लिख दी है कि जनाब इस मुल्क में जो करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनको रोका जाए। उन्होंने यूनाइटेड नेशन वगैरह को खत लिख दिया। तो फिर जब हम कहते हैं कि आइन में सब बराबर हैं और लिखा हुआ आइन का हवाला देते हैं ये लोग, तो 70,000 कैदियों को ये सहूलत होनी चाहिए। अच्छा इफ्तिखार साहब, मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि जिस तरह से चाहे जो भी आपके सियासी मजबूरियाँ हों, लेकिन आपका सपोर्टर उसको आपने डिसअपॉइंट किया है। तो तहरीक इंसाफ जो अभी भी जिस मौक़िफ़ के साथ सामने आ रही है कि हम अपनी एहतजाजों का सिलसिला जारी रखेंगे, धरनों का सिलसिला जारी रखेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि अब जिस तरह से सपोर्टर उनको सपोर्ट कर रहा था वो अब इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद करेगा। अफसोस की बात है, बुरा ना मनाइएगा, 9 मई की गरीब औरतें, गरीब बच्चे जी जेलों में सड़ रहे हैं। ऐसे ही है। और उस मुकदमे में मतलब उस अरबपति औरतें, अरबपति लोग अय्याशियां कर रहे हैं, दुनिया की तमाम सहूलतों का फायदा उठा रहे हैं। ये क्या मुल्क है कि यहाँ पे गरीब की औरत, गरीब का बच्चा जेल में सड़ता रहे और खरबपति लोग जुर्म करने के बावजूद जिंदगी की तमाम आसाइशों को एंजॉय करें? हमें शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी। अच्छा इफ्तिखार साहब, थोड़ा सा अगर आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, आपके पास कुछ अंदर की खबरें भी होती हैं, मुझे ये बताइएगा कि आईनी तरमीम कब तक गवर्नमेंट लेके आएगी और क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब गवर्नमेंट की तरफ फील्ड होंगे या वो फिर अपना जो उसूली मौक़िफ़ है उसी पे कायम रहेंगे? मैंने आज तक ना ये दावा किया कि मेरे पास अंदर की खबर होती है और ना मैं ये दावा कर सकता हूँ क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ। ये सारे दावे करने का हक इस्लामाबाद के सहाफ़ियों, व्लॉगर्स को है, हमें नहीं है, यूट्यूबर्स को। लेकिन सर क्या समझते हैं, आईनी तरमीम आ सकती है और मंजूर हो सकती है? क्यों नहीं आ सकती? हाँ, नहीं, क्यों नहीं आ सकती? वाई? कहाँ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के आइन में तरमीम नहीं हो सकती? कहाँ लिखा हुआ है ये? ठीक। अच्छा इफ्तिखार साहब, हुकूमत की जानिब से जो KP हाउस को सील किया गया, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या
केपी हाउस या खैबर पख्तूनख्वा, मतलब मैं अपने नॉलेज के लिए भी बल्कि ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम लोग सूबों में तफरीक नहीं पैदा कर रहे। ऐसा लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा कोई अलग इलाका है, पंजाब या वफाक हमारा कोई अलग है। खैबर पख्तूनख्वा भी क्या वफाक की इकाई नहीं है? अगर वफाक की इस इकाई को देखना होगा जी, कि वो हर वक्त क्यों चढ़ाई करना चाहते हैं वफाक पे, और उनकी चढ़ाई में गैर मुल्की क्यों शामिल होते हैं। सर लेकिन एहतजाज करना तो किसी का भी आईनी हक है, तो हुकूमत को ये आईनी हक देना नहीं चाहिए था पहले से। हौसला 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 जी सर। हौसला। आर्टिकल पढ़ लीजिएगा अभी फारिग होके ना नेट पे जाके। जी, मैंने जो ये मूवमेंट करने का हक है उसका सब्जेक्ट टू लॉ है। बंदूकें लेके, गन्स लेके, गोलें लेके, टीयर गैस के शेल लेके, मशीनरी लेके ले जाने की इजाजत नहीं है। पढ़ लीजिए, आइन आपके पास है। अब तो बड़ा आसान हो गया है। अभी मेरे से गुफ्तगू करने के बाद पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन डालिएगा और मुतल्लिका आर्टिकल पढ़ लीजिएगा और फिर मुझे सवाल कीजिएगा अगली दफा। ठीक हो गया। अच्छा इफ्तिखार साहब, आपने आईनी तरमीम के ऊपर बात की थी, तो मुझे आईनी तरमीम के हवाले से बताइएगा कि टाइमिंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा एतराज हो रहा है। मौलाना भी कह रहे हैं कि इसको ऐसी के इजलास के बाद आना चाहिए। Who has to decide ये टाइमिंग? हाँ, ये तो तमाशा बन जाएगा ना मेरे दोस्त। कल तुम कहोगे कि मुझे ये टाइम सूट नहीं करता, तुम्हारा हमसाया कहेगा मुझे ये टाइम सूट नहीं करता, तुम्हारे चार फ्रीक दोस्त कहेंगे हमें ये टाइम सूट नहीं करता। तो टाइमिंग का ये एक अच्छा लफ्ज अच्छा है इंग्लिश का, टाइमिंग इज नॉट द प्रॉपर। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन क्वेश्चन है कि टाइमिंग का डिसीजन हुक्मरान पार्टी ने करना है, और अगर हुक्मरान पार्टी के पास वोट नहीं होंगे तो वो हार जाएंगे। दे विल लूज द टाइम। टाइमिंग टाइमिंग टाइमिंग, ना गुर्बत की बात, ना महंगाई की बात, ना नौकरियों की बात, ना माहौलियात को बेहतर करने की बात, ना अच्छी सड़कें देने की बात, ना अच्छे पार्क्स बनाने की बात, ना अच्छी जिंदगी देने की बात, ना अच्छी दवाइयाँ देने की बात। पता नहीं क्या चीजें हैं जो डिस्कस किए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं और हम किए जा रहे हैं। सही। अच्छा इफ्तिखार साहब, अपने जो पुराना सवाल था मेरा उसी पे कंटिन्यू करूंगी कि यहाँ पे मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि आइन के आर्टिकल मैंने पढ़े हैं 8 से लेकर 28 तक बेसिक राइट्स हैं। बेसिक राइट्स में आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जो गुलेलें और मशीनरी, एक मिनट सर आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिएगा। वो मशीनरी लेकर तब है जब हुकूमत ने पहले से ही कंटेनर्स लगा के सब कुछ बंद कर दिया था, उनको इजाजत नहीं दी गई। तो सर केपी गवर्नमेंट ने भी गलत किया अपने एंड पे, ऑपोजिशन ने भी और हुकूमत ने भी। ये मेरा पॉइंट था। नहीं, आपका पॉइंट अपनी जगह ठीक है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं एक गलती को दूसरी गलती से, और मैं आइन की बात कर रहा हूँ। अभी फर्क है। देखो, अपनी गलती को आइन के आर्टिकल की आड़ में प्रोटेक्ट मत करो। आइन लिखने वालों ने एक एक लफ्ज सोच समझ के लिखा होगा, और उसमें जो लिखा है मैं उस पर यकीन रखता हूँ। मुझे राइट टू प्रोटेस्ट है जी, बिल्कुल, लेकिन राइट टू प्रोटेस्ट विद बुलेट्स, गन, टीयर गैस शेल्स एंड मशीनरी के साथ नहीं है। जहाँ सब्जेक्ट टू लॉ जानकर लफ्ज आता है ना, फिर उसकी अपनी एक डेफिनेशन है। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच। हो जानेगा सीनियर तजिया निगार जनाब इफ्तिखार अहमद साहब अपनी राय साझा करें। बिल्कुल जी, गुफ्तगू आपने सुनी इफ्तिखार साहब की। यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक। आपने हमारे साथ रहना। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ जो इस वक्त मैच जारी है मुल्तान में, उसके हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पहली इनिंग्स में पहले दिन के खेल में 4 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने 328 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान शान मसूद ने शानदार 151 रन की इनिंग्स खेली, जबकि शान मसूद 4 साल बाद अपना सबसे बड़ा स्कोर करने में कामयाब हुए। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और शान मसूद 4 साल के बाद सबसे बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हुए हंसते हैं, जबकि उन्होंने आखिरी सेंचुरी अगर बात की जाए 2020 में बनाई थी।
आपको ये भी याद होगा। और जी, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। उस पर साइम अयूब सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए थे और फिर पवेलियन लौटे। उनके बाद कप्तान की अगर बात की जाए तो उन्होंने कमान संभाली, शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया, 151 रन की इनिंग खेली, शानदार इनिंग बल्कि मैं ये कहूँगी, और ये उनका 2020 के बाद अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। और इस दौरान वो खातिर खा कारकर्दगी दिखाने में कामयाब नहीं हो सके। कप्तान शान मसूद की सेंचुरी उनको मुबारक हो। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डबल सेंचुरी बनाने के बाद अब्दुल्ला शफीक कल के दिन सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। एक लंबा अरसा इंतजार करना पड़ा, आखिरी डबल सेंचुरी उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में की थी और अब वो सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। लेकिन एक शख्स नहीं चल सका, वो शख्स हैं साबिक कप्तान बाबर आजम। इस फटा विकेट पे, इस रोड जैसी विकेट पे सिर्फ 30 रन बनाकर आउट हुए और एक बार फिर वो एलबीडब्ल्यू का शिकार हुए। क्रिस वोक्स की गेंद थी जिसके ऊपर उन्होंने रिव्यू भी लिया, उन्होंने अंपायर से इस्तफसार करने की कोशिश की कि शायद वो बच जाएं, लेकिन नहीं बच सके। और बाबर आजम और सऊद शकील की अगर इनिंग्स की बात की जाए तो मुझे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्लो लगी है। अगर शान मसूद की और अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेले हैं, रन बॉल खेले हैं, या फिर उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 60-70 के करीब था। लेकिन बाबर आजम और सऊद शकील ने स्ट्राइक रेट को भी गिराया। लेकिन जिस तरह की विकेट बनी है निमरा, अगर इसी तरह की विकेट बनती रही तो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा धुलाई होने वाली है इंग्लैंड के हाथों, क्योंकि जो इंग्लिश कमेंटेटर्स हैं, इंग्लिश जो प्लेयर्स हैं, केविन पैटरसन, उन्होंने भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए हैं विकेट के ऊपर। और इसी तमाम तरह इशू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब नसीम राजपूत साहब। नसीम भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। पहला सवाल तो मेरा ऑब्वियस है कि क्या पाकिस्तान की कंडीशंस अब इसी तरह की होंगी कि उसमें बल्लेबाजों को बहुत ज़्यादा साजगार कंडीशंस मिलेंगी और बॉलर्स के लिए कोई हेल्प नहीं मिलेगी? हसनैन, ये सबसे पहले तो आपके तमाम नाजरीन को, आप दोनों को बहुत गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अल्लाह खैर करे। वैसे आज की मॉर्निंग क्या होती है, कल की मॉर्निंग तो हमारे लिए बहुत अच्छी रही थी, लेकिन वो मॉर्निंग जिस दिन इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने के लिए आएगी इस पिच पे, वो जरूर देखेंगे हम कि वो मॉर्निंग कैसी होती है। वो एक दिन में फिर 500 रन बनाते हैं इस तरह की पिच पे, वो मजाक बन जाता है हमारा। आपको याद होगा पिंडी में पिछली दफा 2022 में वो ऐसा कर चुके हैं, 504 रन बनाए थे और हम अपनी बुजदिली से वो सीरीज हारे थे। हमने आज भी वही बुजदिली दिखा रहे हैं, हमने कोई चांस नहीं लिया कि हम अपने कोई ऑप्शन यूज करते, अपनी होम कंडीशन जिस तरह यूज करता है, यूटिलाइज करता है आपके सामने, कि वो स्पिन ट्रैक, थर्ड ट्रैक बना देते, इधर बॉल पड़ता है, इधर खेलने को मुश्किल हो रही होती है, और वो उस स्पिन ट्रैक पे खेल के परफॉर्म करते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम का मसला इस वक्त ये था कि हमारे बैटर्स के पीछे बैक पे रन्स नहीं थे, और शायद इस वजह से हमारी मैनेजमेंट ने ये फैसला किया हो कि ऐसी बैटिंग ट्रैक बनाए कि जहां पर हमारे बैटर्स रन करें और इनका कॉन्फिडेंस बहाल हो। और भाई, ऐसे कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे 400 रन, 450 रन करके आप हारे हैं ना बांग्लादेश के खिलाफ, आप 26 पे 6 आउट करके भी हार गए, तो अगर आप ये समझेंगे कि आपने रन बना लिए 400-450 और आप सेफ हो जाएंगे, आप अगर 450 रन बनाएंगे 2 दिन के अंदर, तो वो 1 दिन में बना देंगे। आप पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस तरह की पिच के ऊपर, क्योंकि फिर वो इस तरह स्लो तो खेलेंगे नहीं इस पिच के ऊपर। और आप दूसरी चीज ये देखें कि आप थोड़ा बहुत स्पिन ले रहा था, अगर इस पिच के ऊपर स्लो ले रहा है लेकिन स्पिन ले रहा है, वो जा रहे हैं 2 स्पिनर और अपने स्पिनिंग ऑप्शन को यूज कर रहे हैं। हम वही सिर्फ एक अबरार के साथ मैदान में उतरे। भाई, जाहिद महमूद आपका ऑप्शन था, आप उतरते, लंबी बॉलिंग करवानी पड़ेगी आपको। अब पता है आपके लिए जो सबसे बड़ा मसला हसनैन दिखाई दे रहा है, वो ये मसला दिखाई दे रहा है कि अल्लाह ना करे लंबी बॉलिंग करने की वजह से आपका कोई फास्ट बॉलर अनफिट ना हो जाए। देखिए, आप इंजरी प्रॉन बॉलर्स हैं, आपके जितने भी तीनों उठा के देखें जो ये मैच खेल रहे हैं। अभी आपका आमिर जमाल फिट हो गए हैं, आपके शाहीन शाह अफरीदी इंजरी से गुजरे, नसीम शाह इंजरी से गुजरे। आप ऐसी पिच के ऊपर के जहां पे फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है कि आप जख्मी करोगे अपने बॉलर्स को। यार, कौन सी अप्रोच के साथ मैदान में उतर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। भाई, आपने बनाने थे स्पिनिंग ट्रैक, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। आप तेज पिच बना देंगे, वो आपका मार मार के भुस भर देंगे। उनकी बैटर्स का अंदाज ऐसा है, जितनी तेज पिच, जितना तेज बॉलर लाओगे उतनी जोर का मारते हैं वो। तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अनफॉर्चुनेटली हमारी बुजदिली, हमारे बैटर्स की बुजदिली, और ये क्या कोच लेकर आए हुए यार, ये भी तो बहादुर नहीं बना रहे टीम को। फायदा क्या है?
ऐसे तो वही वकार यूनुस जो कर रहे थे या अजहर महमूद कर रहे थे या उनसे पहले जो हमारे वाले कर रहे थे ये भी वही कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं इन्होंने, कौन सा चेंज कर लिया मुझे ये बताएं। इन्होंने कौन सी बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है? कोई एक प्लेयर मुझे बता दे। अरे यार हुरेरा को खिलाते आप कम से कम कोई एक पैगाम तो देते किसी एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को कि देखो क्योंकि तुम्हारी फॉर्म खराब है इस वजह से तुम्हारी जगह नहीं बन रही। हमने करा क्या है यार हसनैन? मकसद है कि आपने अगर ये 100 रन यहाँ पे 150 रन कर लिए, दूसरे ने सेंचुरी स्कोर कर ली तो देखते हैं। फिर देखें ये तो अच्छी बात है कि आपने फ्रेश पिच के ऊपर बैटिंग की है। आहिस्ता आहिस्ता पिच थोड़ा थोड़ा टूटेगा तो वहां पे आपको जो है वो एडवांटेज चौथी इनिंग में होगा। लेकिन चौथी इनिंग देखी किसने? इंग्लैंड की पहली इनिंग तो आने दें अभी। जी हसनैन भाई। अच्छा नसीम साहब ये भी बताइएगा कि शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने तो चले सेंचुरी कर ली है, पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी जाके स्टेबल हो गई है, बैटिंग ऑर्डर में कहीं पे कोई तब्दीली नजर आ ही रही है? ऑब्वियसली आपको वो क्या तब्दीली लगती है, क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? देखिए बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखेंगी तो बैटिंग ऑर्डर हमारा वही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। वही साइम अय्यूब, वही अब्दुल्ला शफीक बैटिंग कर रहे हैं, वही 3 नंबर पे शान मसूद आ रहे हैं, वही 4 नंबर पे बाबर आ रहे हैं, फिर सऊद शकील आ रहे हैं, फिर रिजवान आ रहे हैं, फिर अब्दुल्ला आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे आगा सलमान आ रहे हैं तो आप अगर हमने बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंज ही नहीं किया। हमने वो आउट ऑफ फॉर्म जो बांग्लादेश के खिलाफ वाइट वॉश्ड हो रहे हैं और जिनको बुरी तरीके से इंडिया अपने मुल्क में मार रहा है, हम जो है वो उसी टीम को उतार रहे हैं मैदान में। मकसद है कि भाई जब इनसे भी हार ही रहे और बांग्लादेश के खिलाफ हार रहे हैं तो बदल लो, तो चेंज करो। आप अपने बैंक देखें, आज अगर दुनिया में उन ममालिक के अंदर प्लेयर पावर नहीं होती जहां पर बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है, उन्हें पता होता है कि अगर मैंने कुछ भी किया तो मेरा रिप्लेसमेंट मौजूद है और इक्वली गुड रिप्लेसमेंट मौजूद है। यहाँ तो हमने देखने ही नहीं दिया ना, हालांकि इन जैसे ही रिप्लेसमेंट होगा और क्या होगा आप मुझे बताएं ना। कामरान गुलाम भी इतने रन बनेंगे भाई, इस मैच में ही रन किए ना आपने, उससे पहले कितने रन कर रहे थे आपके बैटर्स? तो वो तो कामरान गुलाम भी करते, वो साहबजादा फरहान भी करते। कुछ बदलना चाहिए था आपको, मेरी अपनी जाती राय में। आपने अगर अल्लाह ना करे ये मैच पाकिस्तान का मोरल गिरता है इस मैच के अंदर, तो अगले मैच में आप फिर ये बात कर रहे होंगे कि अब हम मैच हार गए इसलिए हम नए को ट्राई नहीं कर सकते, हमने इन्हीं के साथ जाना हो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा नसीम भाई, जिस तरह निम्रा ने बताया ना कि तब्दीली आपको नजर आ रही है नहीं आ रही, लेकिन एक चेंज तो पाकिस्तान टीम में अनचेंज ये है कि इस तरह की विकेट के ऊपर, रोड जैसी विकेट के ऊपर आपके साबिक कप्तान बाबर आजम रन नहीं कर रहे। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था जिस तरह 4 साल बाद शान मसूद ने सेंचुरी की है, तकरीबन सवा साल बाद अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी की, बाबर आजम के बल्ले से भी रन आएंगे, लेकिन क्या वजह है कि बाबर आजम के बल्ले से रन नहीं आ रहे? मसलन 71 बॉल्स खेले बाबर ने और इस पिच के ऊपर बाबर जैसा स्टैंडर्ड देखें, या तो साइम अय्यूब का एक कैच लग गया, वो कॉट बिहाइंड हो गए, वो बैड लगता है इस पिच के ऊपर जो वो आउट हो गए। लेकिन बाबर ने 71 बॉल्स खेले अपने 30 रन के लिए, तो बाबर ने बहुत टाइम गुजारा है। अगर आप 10 ओवर से ज्यादा यानी 12 ओवर अगर आप खेल गए हो इस पिच के ऊपर, तो मेरे ख्याल है कि अब आपको पीछे घूम के देखना नहीं चाहिए। ऐसा लग रहा है हसनैन कि बाबर बेहतर फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है। वो जिस तरीके से जिस गेंद के ऊपर वो LBW हुए, लेजी लगे बहुत ज्यादा बॉल पे आते हुए। कभी कभी बॉडी ऐसी बैटर्स की होती है कि जब उनकी फॉर्म ना हो तो लेजीनेस एक बॉडी में आ जाती है और उसमें उसको निकालने का एक ही तरीका होता है कि जितनी देर आप पिच पे रहते हैं आप अपनी कंसंट्रेशन लेवल को हाई रखना पड़ता है आपको, कि बिल्कुल कंसंट्रेट होके वापस बहाल करना पड़ता है। और बाबर का आपने अगर LBW देखा होगा, बाबर जो है वो बॉल पे बहुत ही स्लो हुए हुए, उनकी टाइमिंग, बॉल पे आना, वो बहुत उसमें लेजीनेस दिखाई दे रही है। वो जिस तरीके से वो LBW हुए, वो हालांकि स्लोअर बनता, वो बहुत ज्यादा तेज गेंद नहीं किया था, वो नया गेंद स्किट होने के बाद स्लिप हुआ, तो बाबर उस पर LBW हो गए। लेकिन यार इस पिच के ऊपर अगर आपने 71 बॉल्स खेल लिए तो उसके बाद इस तरह का LBW होना समझ में नहीं आ रहा। नसीम साहब यही सवाल भी पूछने लगी थी कि इसकी वजह क्या है, बाबर कितनी बॉल्स खेलने की, सऊद शकील भी बहुत बॉल्स खेल गए, वजह क्या है इसकी? देखिए जबरदस्ती का प्रेशर ले रहे थे ये अपने ऊपर। शान मसूद ने खुली क्रिकेट खेली, वो पिछले रन्स वो 60 कर रहे थे, खुली क्रिकेट जरूर खेल रहे थे। उसको खुली क्रिकेट हम इस तरह कहते हैं कि जरा खुल के बैटिंग कर रहे होते, वो क्रिकेट वो खेलते हुए दिखाई दिए। ये शेल में चले गए
इस पिच को देखने के बाद ऐसा लगा कि शायद उनके जहन में ही आ गया इस पिच पे तो रन्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और हम टाइम लेंगे और हम अपनी बारी लेंगे। यहाँ पे जहां पे आपके पास टाइम मौजूद है, देखें आप, अब्दुल्ला शफीक ने कई चौके ऐसे मारे कि वो ब्रेक होके गेंद अंदर की तरफ आ रहा था और विकेटों का गेंद वो कट मार के चौका मार गए, क्योंकि उन्हें टाइम इतना मिल रहा है, स्पिन इतना स्लो हो रहा है, पेस इस पिच पे ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। तो इस पिच के ऊपर अगर आप जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लेने चले जाएंगे तो आप यहाँ पे आपको पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है इस पिच के ऊपर। तो अगर इस पे भी रन ना करेंगे, इस पे रना बॉल खेलना चाहिए, रना बॉल ना खेले तो आपका 80 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए, 85 का स्ट्राइक रेट इस पिच पे होना चाहिए, ताकि आप बॉलर को डोमिनेट भी ना करने दें कि इस पिच पे भी आप ठक्का लगा के बैठ जाएंगे तो फिर आपका अपना जो मोरल है या आपका अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें कमी आएगी। आप इस पिच के ऊपर बहुत ज्यादा रोकने के लिए जाएंगे तो लोग भी देख रहे होंगे कि इस पिच के ऊपर तो आप सिंगल निकाल सकते थे, लेकिन सिंगल निकालने वाली गेंद को भी आप रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, तो फिर उसके बाद आप विकेट भी देकर आ गए। तो इस तरह हो जाता है, थोड़ी सी बहादुरी दिखानी पड़ेगी। ना तो हम पिच की सूरत में बहादुरी दिखा रहे हैं, ना टीम की सूरत में बहादुरी दिखा रहे हैं, और ना हमारे वो बैटर्स के जो अब खासा परफॉर्म कर चुके हैं इंटरनेशनल सर्किट में, बाबर आजम, सऊद शकील, ना उनकी बहादुरी हमें देखने को मिल रही है। तो इतनी बहादुर अलियों की टीम होगी ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट इस मकाम पे जाएगी, सारे बहादुर। नसीम भाई, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट इस मुकाम पे जाएगी, लेकिन जितना मैं क्रिकेट को समझता हूं थोड़ा बहुत, मुझे लगता है कि अगर 600 रन भी आपकी टीम ने बना दिए, पाकिस्तान ने बना दिए, तो इंग्लैंड के अंदर ये एबिलिटी है कि वो 1.25 दिन में वो पूरे कर सकते हैं जिसका क्रिकेट बेसबॉल वो खेल रहे हैं। देखिए हसनैन भाई, अगर वो चले 1.5 दिन में कर देते हैं, आज का दिन पाकिस्तान खेलता है, 2 दिन पाकिस्तान इससे ज्यादा क्या खेलेगा, तो आप पाकिस्तान यहाँ पे कैसे 5 दिन बैटिंग करने हैं, पाकिस्तान जाहिर है उनको भी देगा। वो 1.5 दिन में कर देते हैं, 1.25-2 दिन में कर देते हैं, आपके बराबर कर देते हैं और 100 रन की लीड दे देते हैं। आपको कैसी भी पिच दे दो, चौथी इनिंग अगर आपको यहाँ खेलनी, यानी ये 5वें दिन आपको खेलना पड़ गया है यहाँ पे, और आप अपनी दूसरी इनिंग खेल रहे होंगे तो आप मुश्किल में आएंगे ही आएंगे। और इंग्लैंड ने इसी तरीके के मैचेस कोई 26 रन से जीता था पिछली दफा 2022 में, क्लोज मार्जिन से जाने के बाद जो टीम मेंटली टफ थी वो जीतने में कामयाब हो गई थी। तो लेट्स सी, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के बॉलर्स कुछ इस तरह की बॉलिंग करने में कामयाब हों कि इंग्लैंड को बड़ा स्कोर ना करने दें। लेकिन इस पिच के ऊपर हसनैन इसके चांसेस बहुत कम दिखाई देते हैं। इंग्लैंड बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा यहाँ पर, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और जो हम 2022 में देख चुके हैं। हैरी ब्रोक मारना शुरू करेगा तो वो गिनेगा नहीं फिर इनको। ठीक, अच्छा, साइम अयूब भी एक बार फिर से हमें फेल होते ही नजर आए हैं। वो अब उस पे डोमेस्टिक में मुसलसल परफॉर्म करने वाले हुरैरा को फिर चांस मिलना चाहिए, ऐसे नहीं है? बिल्कुल निम्रा, मिलना चाहिए। देखिए ना, साइम अयूब चले बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों में 250 करके आए थे, वो समझ में आ रहे हैं। लेकिन अब्दुल्ला शफीक पिछली 10 इनिंग के अंदर 3 में 0 पे आउट हुए थे, 3 में डबल फिगर में भी नहीं गए थे और उनका 150 था। तो ये फॉर ग्रांटेड नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, यू आर द ऑटोमेटिक चॉइस। आपने तो ये बना के रख दिए पाकिस्तान क्रिकेट को कि आपके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, आप ही ऑटोमेटिक चॉइस है। भाई इमाम ने भी रन्स किए थे, आप वापस लेके आ सकते थे इमाम को, आप टॉप ऑर्डर में खिला सकते थे, आप हुरैरा को खिलाए। मैं फिर आपको बात कर रहा हूँ कि आप कोई नए प्लेयर को तो लेकर आए ना, आप नया चेहरा ही नहीं ला रहे हैं। फिर उसके बाद यही प्लेयर पावर आपको दिखाई देगी। कल रिजवान कप्तान बन जाते, फिर वही प्लेयर पावर आप देख रहे होंगे, कोई आपको फर्क दिखाई नहीं देगा। शान मसूद ऐसा लगता है कि दूसरे खिलाड़ियों के साथ वो भी नहीं खेलना चाहते, वो भी नए खिलाड़ियों को ट्राई नहीं करना चाहते। ऐसे तो नहीं चलेगी पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन नसीम भाई जिस तरह साइम की बात की निम्रा ने और आपने भी बड़ा प्रिसाइसली जवाब दिया, क्या वजह है कि हम साइम अयूब को T20 में, ODI में और टेस्ट में बहुत ही ज्यादा तवातर से आजमा रहे हैं, मौके भी दे रहे हैं, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, और जो एक खराबी आपको नजर आ रही है, पूरे पाकिस्तान को नजर आ रही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट एक अपने मेरे ख्याल वर्स्ट तरीन दौर से गुजरी है, डिक्लाइन में है। क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नजर नहीं आ रही? वो क्यों इस तरह की काम कर रहे हैं जिस तरह के काम से पाकिस्तान क्रिकेट मजीद तबाह हो रही है? देखिए, जब वो कहते हैं ना कि बहुत ही मुश्किलात में जब आप दिखाई दे रहे होते हैं तो फैसले आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ऐसा लग नहीं रहा कि आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैसले करते हुए दिखाई दे रहे हैं या बहुत टीम के लिए जो जरूरत इस वक्त की जरूरत है। देखिए हसनैन, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, हमारी क्रिकेट प्लेयर पावर की वजह से इस मकाम पर पहुंची है और प्लेयर पावर को हम खत्म करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। प्लेयर पावर की आज भी वही सूरत हाल है जो शायद पहले थी, और अब शायद कंट्रोल जरूर हुई है। इस वजह से हुई है कि
आपस में जिन लोगों की प्लेयर पावर थी वो शायद एक पेज पर उस तरह से नहीं है जैसे माजी में होते थे, लेकिन ये दोबारा आ जाएंगे। इस वजह से आ जाएंगे, वही प्लेयर पावर दोबारा से आपको कंबाइन होती हुई दिखाई देगी कि आप दूसरों को ट्राई नहीं कर रहे, आप नए लोगों को लेकर नहीं आ रहे, आप नए लोगों को लाने के मूड में ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, अबरार को जिन पिचों पे खिलाना चाहिए था, आप उन पिचों पे तो अबरार को ट्राई नहीं करते। आप अबरार को ट्राई कर रहे हैं तो इस पिच के ऊपर के मेरे ख्याल है अबरार के कैरियर से खेलने वाली बात होगी यहाँ पे। और फिर अबरार ने भी बांग्लादेश के खिलाफ अगर मैच मिला आपको एक, तो वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं थे, लेकिन हसनैन आप खुद अपने खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस खत्म कर देते। आपने हसनैन को कैरी करना कैरी करना शुरू किया था आपने, तो आप जरा उठा के देखें आपने कब से कैरी करना शुरू किया उस बेचारे को, स्पिनर को आप लेके चल रहे हैं। फिर बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच आपने अबरार को खिलाया, आप कैरी कब से कर रहे थे। इवन कि इंडिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें भी लोग बात कर रहे थे कि आपने उनको ट्रैवलिंग रिजर्व बनाया हुआ है जो आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए था। लोग यहाँ तक बात कह रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप उनको कैरी करते रहे, आप लेके घूमते रहे, आज तक घूम रहे थे। यानी पिछला टेस्ट मैच जो हमने खेला है वो जाके अबरार खेला है। अबरार जो है आयरलैंड के टूर पे भी साथ बैठा हुआ था। आप अपने खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस, जिसको नहीं खिलाना, जिसका कॉन्फिडेंस तबाह करना है, वो मजे से कर देते। इसके बाद ये रिजल्ट आया कि अबरार से परफॉर्म नहीं हो सका अगेंस्ट बांग्लादेश भी। यहाँ पर आपके पास जाहिद महमूद के साथ आपको उतरना था। आपने पता नहीं आगा सलमान को कितना बड़ा दुनिया का ऑफ स्पिनर बना के छोड़ना है, या आपने जो है वो क्या कर लेना है, क्या इनसे हासिल कर लेना है। मेरे ख्याल में अगर आप आगा सलमान से बॉलिंग करा रहे हैं तो आप साइम अयूब से भी बॉलिंग कराएं। साइम अयूब थोड़ी सी मिस्ट्री बॉलिंग कर लेता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेंद उसका अनऑर्थोडॉक्स ब्रेक भी हो जाता है, तो आप साइम से गेंद करवाएं यहाँ पे। लेकिन आप कोई चेंज नहीं कर रहे यार। हसनैन, मेरा नहीं ख्याल कि हम बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, हम उसी डगर पे चल रहे हैं जिस डगर पे हमारी क्रिकेट और ये हमारे लिए मसाइल ही पैदा करता चला जा रहा है नसीम साहब, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, इसमें अब एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि क्या अगर रिजवान को कप्तान बना दिया जाए तो क्या प्लेयर पावर कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? देखिए निब्रा, अगर आप मुझसे पूछेंगी, मैं रिजवान के कप्तान बनाने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं उन लोगों में से किसी को भी कप्तान बनाने के हक में नहीं हूँ कि जो सोचना भी बनाए जैसा ट्रेंड चला चुके हैं। और उनका एक कंबाइंड हो गए थे वो लोग, और उनका एक ग्रुप बन गया था, तो उस ग्रुप का हिस्सा तो रिजवान भी थे। तो मेरा नहीं ख्याल, देखिए पता है होता क्या है, जब आपस में आप बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जब आपके इख्तलाफात हो जाते हैं तो आपको एक दूसरे को चेहरा ज्यादा अच्छा नहीं लगता, और उसके बाद आप उसकी कप्तानी में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। आप अपने 30-40 रन करने के बाद कि ठीक है बचाओ जाके खुद ही। ये मैं आपको फीलिंग बता रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट की, ये मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, मैं एक अरसे से देख रहा हूँ ये। और उसके बाद वो 100% परफॉर्म नहीं करते। देखिए, आपने अपने शाहीन शाह अफरीदी से भी 100% परफॉर्मेंस लेनी है, आपने बाबर से भी 100% लेनी है, आपने रिजवान से भी 100% लेनी है, आपने शादाब और दीगर लोग जो भी इस ग्रुप का हिस्सा थे अगर 100% लेनी है, तो मेरे ख्याल में आप इस ग्रुप में से किसी को कप्तान ना लगाएं। शान मसूद ग्रुप का हिस्सा नहीं थे, वो टेस्ट की कप्तानी कर रहे हैं। आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपके ये प्लेयर्स कुछ बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अगर इनमें से कोई कप्तान लगा जो पहले ग्रुप था, आप मेरे ख्याल है हम दोबारा से उसी डगर पे नसीम भाई, एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपने रेज किया, क्योंकि मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि बाबर आजम को, शाहीन को, रिजवान को कप्तानी से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये इस जंग में शामिल थे। क्या हम उस मॉडल के ऊपर काम नहीं कर सकते जिस मॉडल के ऊपर इंडिया ने काम किया था, और एक यंग कप्तान को लाया था, MS धोनी जिनका नाम था, और उनके अंडर गंगोली भी खेले थे, सहवाग भी खेले थे, तेंदुलकर भी खेले थे, और बड़े भारी भरकम खिलाड़ी थे जो कि उनके अंडर उन्होंने खिलाया, और उन्होंने फिर अल्टीमेटली वर्ल्ड कप जितवाए, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जितवाया। देखिए धोनी, मैं बहुत अच्छी तरह याद है 2005 में जिस टूर पे वो खेले थे, मैं इंडिया में मौजूद था। हसनैन, धोनी का नाम जो था ना वो इतना था कि उस वक्त नियान मुंगिया विकेट कीपिंग कर रहे थे। आप यकीन माने कि लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, और नियान मुंगिया को ही खिलाया जा रहा था। वहां पे जो इब्तिदाई मैचेस हुए थे वो सारे उनको खिलाए थे। लेकिन जो महेंद्र सिंह धोनी का मैं नाम वहां के न्यूज़पेपर्स में देख रहा था, वहां के मीडिया चैनल्स में देख रहा था, वहां मुझे अंदाजा हो रहा था कि कोई एक डिफरेंट चीज है जो जिसको मौका नहीं मिल पा रहा है, और वो वाकई एक डिफरेंट चीज थी। ऐसी चीज हमारे पास है कौन सी कि हम एक, लेकिन हमें नया तजुर्बा, आपकी बात हसनैन बिल्कुल ठीक है, हमें फिर भी नया ही तजुर्बा करना चाहिए। देखिए, नया तजुर्बा करने के लिए हमारे पास ऑप्शन
ऐसा होना चाहिए कि एक बिल्कुल अगर सईम अयूब की बात करेंगे, वो बाबर आजम के तरफ उनका झुकाव दिखाई देता है कि अगर हम उनको, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी कोई ऐसी नहीं है कि उनको कप्तान लगा दिया जाए। कप्तानी का पोटेंशियल हमें दिखाई नहीं दे रहा हमारे प्लेयर्स में। देखो जो सच्चाई है वो ये है कि, और अब बार बार ये वाली बात कहना कि घूम के फिर जाओ, सरफराज को लेके आओ, आई थिंक इट्स टू लेट नाउ। आपने और जो मोरल था वो भी खत्म करके रख दिया। तो ज्यादा बेहतर यही होगा कि नया प्लेयर लाते हो, नया प्लेयर किसको कप्तान लाते हो आप, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। थैंक यू सो मच सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब नसीम राजपूत साहब, हमें अपने तजदीद से आगाह करे थे। नसीम, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, गुफ्तगू आपने सुनी नसीम साहब की। यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनकी ज़िंदगी की कहानी सुन के आपको यकीनी तौर पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज़िंदगी की मुश्किलात को अपनी कामयाबी का ज़रिया किस तरह बनाते हैं, उन्होंने अपने अज़्म से, हिम्मत से ये साबित किया और हर किस्म की मुश्किलात का मुकाबला किया और इससे कामयाबी के साथ किस तरह निकलना है उसको मुमकिन बनाया। हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद की एथलीट आयशा की। आयशा मस्तूर भट्ट इनका नाम है, जिन्होंने जो कि कैंसर पेशेंट थी और कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज को ना सिर्फ उन्होंने शिकस्त दी है बल्कि अपने ख्वाबों की राह को उसमें हायल नहीं होने दिया। जो उनके ख्वाब थे आयशा ने वो पूरे किए हैं। कैंसर पेशेंट होने के बावजूद इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। मैराथन रनर हैं ये बेसिकली, उसमें ये गोल्ड और कांसी के तमगे ऑलरेडी जीत चुकी हैं। आयशा मस्तूर खुद हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। आप कैंसर पेशेंट थी, उसके बावजूद आपके अज़्म और हौसला, आपकी स्टोरी जब अभी ब्रेक में आप मुझे भी बता रही थी, एंड आई एम श्योर आप अभी नाज़रीन को बताएंगी। तो आप बहुत से लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो प्लीज़ हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि आप किस तरह से मेरे लिए इंस्पिरेशन बनी। मैंने स्टार्ट किया था हाइकिंग से। अच्छा। 2020 में मैंने हाइकिंग से स्टार्ट किया था। उस वक्त तक कैंसर नहीं था मुझे। ओके। जी, और मेरी फर्स्ट लॉन्ग हाइकिंग जो थी वो 52 किलोमीटर थी, सुमा घोड़ा गली से लेकर D12 शारला दिता तक को। मैंने वो 13 आवर्स में किया था। अच्छा, ठीक है जी। फिर उसके बाद हाइकिंग को तो मुझे शुरू से शौक था। उसके बाद जब कैंसर डायग्नोज हुआ 2022 जी 2022 में कैंसर डायग्नोज हुआ और उसके अगले दिन जो है वो मैं 5 किलोमीटर की रनिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया था। ओके। या क्योंकि मैंने रनिंग का भी साथ में शौक पैदा हुआ जब मैं रनर्स को देखती थी रोड्स पे रनिंग करते हुए, ट्रैक्स पर। फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ मेरा और मैंने 5 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, इसमें मैं माशाल्लाह मेडल्स और पोजीशंस लेती रही हूँ। और अभी रिसेंटली जो कराक्रम अल्ट्रा मैराथन था गिलगित बल्तिस्तान में, और वो हमारा डिस्टेंस था 55.4 किलोमीटर और हमें टाइम दिया गया था 9 आवर्स का, और उसको अच्छा। मैंने 8 आवर्स एंड 26 मिनट्स में कंप्लीट किया और आई गॉट सेकंड पोजीशन इन फीमेल माशाल्लाह। कैटेगरी। 55 किलोमीटर। जी 55 अच्छा, किलोमीटर। ये आपकी अचीवमेंट्स के हवाले से तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें पहले ये बताइए कि बीमारी जब आपको डायग्नोज हुई तो उसके बाद आपने अपने आप को किस तरह से अपने कदमों में खड़ा किया, उसके साथ जो लड़ना था वो तो बेसिकली स्टोरी तो वो है कि आप किस तरह उसके साथ लड़ी हैं, फिर आपके घर वालों ने किस तरह सपोर्ट किया, आपके दोस्तों ने आपको किस तरह सपोर्ट किया। अच्छा, जब मुझे जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, मैं राइट ईयर के पे जो है वो इतनी सी गिल्टी थी, बिल्कुल एक अच्छा। 4 जितनी। अच्छा। फिर आहिस्ता ग्रेजुअली वो 1 फिंगर साइज हो गया और मुझे इरिटेशन ज़्यादा स्टार्ट हो गई। फिर जब मैंने डॉक्टर से चेक करवाया तो उन्होंने पहले एक टेस्ट दिया था, FNAC टेस्ट होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन। तो जब उसकी रिपोर्ट आई तो फिर उन्होंने मुझे CMH रेफ़र किया कि आप वहाँ पर चले जाएँ। वहाँ पर गए, टेस्ट वगैरह मज़ीद हुए, बायोप्सी हुई तो पता चला कि ये कैंसर है, 2nd स्टेज है और इसको लिफोमा कहते हैं। और मेरे लिए ये कोई परेशानी की बात नहीं थी, बल्कि एक सरप्राइज़ था कि मुझे कैसे हो गया, क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसा नहीं था। इन लॉज में 2 पेशेंट्स थे ऐसे, लेकिन मुझे ये नहीं था कि मुझे भी उसी फेज से गुजरना पड़ेगा। लेकिन मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। मुझे मतलब अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा था कि जिसने ये बीमारी दी है वो शिफा भी देगा। एज अ चैलेंज मैंने इसे कबूल किया और मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। 3 कीमोस थी, 20 रेडिएशंस थी और मुझे सिर्फ इस बात की टेंशन थी कि आपको पता है एक फीमेल्स के लिए जो है वो
हेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते जी, जी, हैं। जी, तो फर्स्ट कीमो में आपको पता है कि 2 वीक्स के बाद आपके बाल गिर जाते हैं, जी। बिल्कुल मतलब खत्म हो जाते हैं। तो घर वालों ने मुझे कहा कि बाल तो आ जाएंगे ना, जान है तो जान है। ऐसा ही है। लेकिन मैं फिर मतलब परेशान नहीं हुई, मैंने अपनी एक्टिविटीज़ और तेज़ कर दी। मैंने सोशल मीडिया, यूट्यूब इनसे देखा कि ऐसे कैंसर पेशेंट्स को क्या आया, ये सख्त एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये हाइकिंग बहुत टफ है, आपको पता है, रनिंग भी। तो उसमें था कि वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने जैसा एक लाइफस्टाइल उनका पहले था वो रखें, इसको अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखें और बिल्कुल भी परेशान ना हो। और मैंने तो मतलब इसको अभी तक मतलब दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि मुझे अच्छा, आपने एक पॉइंट नोट किया निम्रा कि इनको कैंसर से डर नहीं लगा, लेकिन बाल गिरने से लगा। हाँ, वो आई कैन टोटली रिलेट, क्योंकि मैं जैसी वो बात कर रही हूँ, आई एम जस्ट फीलिंग ऑल ऑफ दैट। लेकिन वो मैंने वही सुना ना कि कैंसर से बिल्कुल डर नहीं लगा, कि हाँ। कैंसर के ऊपर सब्र किया, लंबे बाल हो, बालों के ऊपर सब्र नहीं कर्ल्स हुआ। वाले हो तो वो तो जाहिर है। और उससे पहले जो है मतलब मुझे पता था कि गिरने तो मतलब है ही है, तो उससे 1 वीक पहले मैं जाके खुद जो है ना वो अपने पॉलर जाके स्टाइल वाली कटिंग करवाई ना, तो सब घर वाले कहते हैं जब बाल चले जाएंगे तो फिर ये स्टाइल क्यों बनवा रही है। मैंने कहा नहीं, शौक अपनी जगह पे है, वो तो जब जाएंगे। तो ठीक, फिर तो- इस तरह ग्रेजुअली ये मतलब तकरीबन 2-2.5 साल ये ट्रीटमेंट चलता रहा था। और उसमें ये था कि मुंह के करीब था मेरे, तो आफ्टर 7th रेडिएशन जो है वो मुंह पकना स्टार्ट हो गया था, कुछ खाना पीना छूट गया था, मतलब जो भी मैं चीज़ खाती थी एक तो वो रगड़ लगती थी। और स्पाइस, वैसे भी मुझे स्पाइसी फूड नहीं पसंद, लेकिन जो भी अगर हल्का सा भी होता था तो वो मैं नहीं खा पाती थी, और ना उस पर चीनी असर कर रही है ना पानी असर कर रहा है। फिर ये था कि मैंने अपनी मतलब कमज़ोर ना हो, जो स्ट्रेंथ वैसी बरकरार रहे, तो मैंने नीम गर्म पानी और शहद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया ताकि मैं अपनी वो ठीक रहूं। वेट तो कम हो इट्स रिकवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 100%? फाइन। या चलें, जी परफेक्टली। तो फिर आप अब डॉक्टर्स को विजिट तो करती होंगी जी अपने वो रेगुलर होते हैं 6 मंथ्स, साल के बाद, अभी इंशाल्लाह मई में होगा। ठीक है, सो जी, कीपिंग follow-up अप जो विद होता है। दैट एज वेल, फॉलो अप आपका चल रहा है, और साथ ही फिर आप मैराथन रनर फिर से वापस आ गई फील्ड में। जी वो तो मैंने छोड़ा ही नहीं था, वो तो मतलब कह रही है, मैंने हाँ, छोड़ा ही नहीं, डॉक्टर से लेकिन अभी consult विद किया और मोर उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथ मैं वो करना ना, चाहती शी इज हूँ। बैक विद मोर स्ट्रेंथ। या मतलब मैंने ये नहीं देखा कि वेदर कैसा है, बारिश हो रही है, गर्मी है, धूप है, सर्दी है, मतलब मैंने कॉन्टिन्यूसली जो है वो आप देख ली 2020 से अभी तक कर रही हूँ। ठीक अच्छा, हो आप गया। खाना भी नहीं खा सकते, लेकिन आपने हाइकिंग नहीं छोड़ी, नहीं रनिंग नहीं छोड़ी, हाँ मैराथन रनिंग नहीं छोड़ी, खाना मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं खा पाई थी मैं। Oh my मतलब God। डॉक्टर्स की तरफ से कोई वो नहीं हिम्मत था, हो उन्होंने कहा था कि ग्रेजुअली मतलब ये आहिस्ता टाइम लगेगा ठीक होने में। वो तो कहते थे अब जो मर्जी खाए, लेकिन वो और जब आप एक खातून घर में कुकिंग कर रही हो आप सोचे बना रही हो और वो खुद नहीं खा टेस्ट नहीं कर सकती, फिर मतलब बिल्कुल उसको ऐसे। मैंने वो नहीं किया कि मैंने कहा नहीं अब ये थोड़ा टाइम है, ये भी गुजर जाएगा, ये अल्लाह ताला की ऐसे तरफ ही से ये गुजर खत्म हो जाता है, जाएगा अच्छा भी इंशाल्लाह। गुजर जाता है, बुरा भी गुजर जाता है। अब फिर अभी आप अपनी जर्नी के बारे में मजीद बताएं कि आपने कौन कौन से रेसेस वगैरह जीते, मैराथन रेस जो कोई भी हुए, कॉम्पिटिशंस। अभी तो मैंने आपको रिसेंटली बताया जी, ना, एक, जो थले बोर्ड से लेके खपलू तक 55 थी km, जी हाँ। रनिंग थी। उसके अलावा इस्लामाबाद खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान। जी पहाड़ों की तरफ वो 85% पहाड़ थे, ट्रेल था और Exactly. बाकी रोड थी। और दूसरा इसके बाद जो इस्लामाबाद में हर साल मैराथन होती है, उसमें मैंने इस्लामाबाद रन विद अस। जी इस्लामाबाद रन विद अस के साथ 42.2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है वो टाइम उनकी तरफ से होता है कि 6 आवर्स में, वो मैंने उसमें 3rd पोजीशन हासिल की 5 आवर्स एंड अभी इस 23 साल में? मिनट्स में। ये जनवरी में होती है ना, अभी जी, जी, नेक्स्ट अभी इसी जनवरी 2024 में आप- 2025 में। जी जी ओके। अच्छा, आपने बहुत सारी Very मैराथन्स का जिक्र किया, जी, जिसके बहुत ऊपर ज़्यादा। आप गई और वहाँ पे जाके आपने कम्पीट भी किया और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। कौन सी मैराथन आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, आपके करीब है कि उसमें जाके आपको ज़्यादा जो है वो एफर्ट करने में मज़ा आया और आगे बढ़ने में मज़ा आया? वो गिलगित बल्तिस्तान की थी, क्योंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद की रोड्स वो एलिवेशन बहुत बहुत डिफरेंट थी, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे थी। गिलगित बल्तिस्तान की 3544 मीटर पे थी, और वो यूं रोड्स और यूं और मतलब बिल्कुल हाई लेवल था ना। अच्छा। और एक तरफ आपके खूबसूरती वहाँ की इतनी है कि एक तरफ आपके इंडस रिवर बह रहा है और एक तरफ बुलंदो बाला पहाड़ है, और उसके दरमियान में भागना वो बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था। और साथ साथ पूरा ये सीन भी क्रिएट हो रहा है, एक तरफ से इनकी सीनरी भी बन रही है, साथ साथ मैराथन भी हो रही है, क्या कमाल करती है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसमें आप जब बीमार थी, आप तब का कोई हमारे साथ अपना इमोशनल सा कोई सीन, कोई एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें कि उस पॉइंट पे एक होता है ना जहाँ पे इस तरह का कोई वक्त आता है ना, तो इंसान स्पिरिचुअली बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। उस लम्हे लगता है कि अल्लाह ताला बिल्कुल आपसे या तो डायरेक्टली बात कर रहे हैं, या आप अपनी दुआ जब मांगते हैं तो आपको लगता है कि यार वो बिल्कुल करीब से अल्लाह ताला सुन रहे हैं, और वो सुन भी रहे होते हैं।
तो इस तरह की कोई इमोशनल जर्नी और एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? इन कंपटीशन से हट के भी मतलब मैं रनिंग करती हूँ ना, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग और वॉकिंग का मुझे बहुत शौक है। तो मैंने अपने को रनर्स के साथ 2 टाइम्स जो है वो हमने इस्लामाबाद से मरी तक रनिंग की थी, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। वो मतलब अभी तो मुझे वो रास्ता भी याद हो गया और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा वहाँ तक रनिंग करते जाऊँ। वो बहुत ज़बरदस्त था कि मैंने 55 किलोमीटर, मेरे लिए मतलब नया नहीं था वो, 9 आवर्स में मैंने कंप्लीट किया। और दूसरा, हर साल दिसंबर में जो मार्गला बैकयार्ड अल्ट्रा होती है कि आपने हर घंटे में हर लूप पूरी करनी है, वो मैंने 2 टाइम्स उसमें पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट टाइम मैंने एज अ मतलब टेस्ट करने के लिए अपनी एबिलिटी कि मैं कितनी लूप्स कर सकती हूँ, तो मैंने 5 लूप्स की। अभी लास्ट ईयर मैंने 9 लूप्स की। और ये जितने भी लूप्स थे, और जो हाइकिंग की बात कर रही हैं, इसी तरह रनिंग की इन्होंने बात की कि मरी से यहाँ से आप मरी तक गई, इन सब में भी आपकी फेवरेट भी कोई चीज थी? हाइकिंग कहाँ पे करना आपको पसंद है? हाइकिंग ज्यादा, रनिंग कहाँ पे करना आपको पसंद है? जी हाइकिंग ज्यादा मुझे जिसमें मजा आया वो गलियात में थी, जब ट्रैकिंग थी, ट्रैकिंग वो जो खुद से ट्रैकिंग की थी। अच्छा। वो ठंडियानी से लेकर मीरनजानी बेस कैंप थी। ठंडियानी से मीरनजानी पहुंच जी गए? वो 49 किलोमीटर था, जिसमें डिग्री बंगला और वो सारी गलियात जो भी वो आती हैं उसके अंदर, वो सब कवर किया था। वो 49 किलोमीटर था 10 आवर्स में। और उसके दरमियान में बारिश भी हुई, वो बहुत अच्छा, बारिश तो वहाँ पे लाजमी है बारिश तो होना जैसे फर्ज हो। वो बहुत मजे का था। 49 10 आवर्स जी 10 आवर्स फ्रॉम में। ठंडियानी टू मिरनजानी, फिर डेरी बगला। और मुझे लगता है कि जब आप मिरनजानी पहुंची होंगी, सामने वाली पहाड़ी बहुत फैसिनेट करती है, वहां पे भी आप गई होंगी। नहीं वो ऐसे ही लगता है, जब आप मशपुरी भी जाए ना तो वो एक पहाड़ के बाद वो लगता है नहीं वहां पे भी जाना है, वो दूसरा पहाड़ और अच्छा, आप एक पहाड़ पे जाते लिटरली व्हेन यू लुक अराउंड तो आपको लगता है अच्छा वो वाली ज्यादा प्यारी नहीं लग रही है, और दिल करता है। मिरनजानी का ना मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा कि मिरनजानी बड़ा फैसिनेट करता था। ऊपर गया तो वहां पे एक खंबा सा लगा हुआ है। जी। अब वहां पे जब मैं पहुंचा तो मैंने कहा इससे प्यारी तो वो वाली है। जी सही वो बात है, मैं भी यही कह रही हूँ कि लगता है कि वो सामने जाओ। जी तो अच्छा, ये जो ठंडियानी वाली ये आपकी सबसे जी ये फेवरेट? बहुत जबरदस्त है। चले ठीक हो गया। अब जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए इंस्पिरेशन भी है, मोटिवेशन भी है, तो आप बताएं हमारे नाजरीन को भी कि अगर कोई आपकी तरह इस मकाम पे आना चाहता है, मैराथन रनर बनना चाहता है, तो वो किस तरह से स्टार्ट ले सकते हैं? स्टार्ट तो बिगिनर्स के लिए कोई एडवाइस? जी स्टार्ट ये कि एक तो अपने गिव अप नहीं करना। ओके, गिव अप नहीं करना, अपने पेरेंट्स पे कंसिस्टेंसी जिसको कहते हैं मुस्तकिल मजाजी, ये नहीं कि आप थोड़ा सा करके थक जाएं बस रुक जाएं, नहीं अब नहीं हो रहा। मैंने जैसे 0 से स्टार्ट किया, 5 किलोमीटर से स्टार्ट किया, तो इसी तरह ग्रेजुअली आप आगे करें, मेहनत करें। और मैं समझती हूँ कि एज अ कैंसर पेशेंट जब मैं ये कर सकती हूँ तो एवरी वुमन कैन डू इट। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी जो Me too, thank you जर्नी so है, much. आपकी इंस्पिरेशंस है, मैं समझता हूँ कि हम सबको इसे सीखना चाहिए। कोई थोड़ा बीमारी बड़ी जज्बाती नहीं है। भी किया आपने एग्जैक्टली और मोटिवेट भी किया। बहुत शुक्रिया आपका मैं ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आयशा हमारे साथ मौजूद थी, और जहाँ पे आयशा कैंसर पेशेंट होने के बावजूद ये सब कर सकती हैं, वहाँ हम लोग जो भी हमारे ख्वाब है, जो भी ऐसी चीज़ें जो हम अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए, तो वो पीछे नहीं हटना चाहिए मेरे ख्याल में। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करने लगे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो जी। अब हम बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। कल एक कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी होगी जिसमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान में तमाम तर रहनुमा मौजूद थे। मियाँ साहब थे, छोटे मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब, फिर जरदारी साहब, तमाम तर लोगों ने ये एक करारदाद भी पास किया जिसके मुताबिक फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। स्टेट लेवल के ऊपर इस तरह के काम होना डेफिनेटली, जब एक आवाज़ ऊपर बढ़ती है तो उसके बहुत ज़्यादा आपको अच्छे नताइज सामने देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल की जो कार्रवाइयाँ हैं वो बिल्कुल कम होने को नहीं है। पहले वो फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहे थे, उसके बाद अब लेबनीज के ऊपर, और बहुत ज्यादा हालात खराब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, इस वक्त हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज भी बल्कि आ रही है। हिजबुल्लाह का इसराइली फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा है। फिर अगर दूसरी तरफ इसराइली फौज को देखें तो वो ये कह रही है कि उनके लड़ाका तैयारों ने जनूबी बैरूत में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर मिसाइल दागे हैं। अब हिजबुल्लाह ने यह दावा किया कि तेल अवीव के मज़ाफ़ात में उन्होंने फौजी अड्डे को निशाना बनाया है, और इसराइली हमलों से इस वक्त बचने के लिए 4 लाख से ज़ायद अफराद शाम नकल मकानी जो है वो कर चुके हैं। अब ये तमाम तर मामलात में बातचीत करने के लिए ब्रिगेडियर वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, 4 लाख से जायद अफराद की नकल मकानी करना, उनको इस पे मजबूर करना, और अभी भी पता नहीं कितने बेघर हैं, ये जो कार्रवाइयाँ दोनों जानिब से जारी हैं, दोनों ही अपनी कामयाबियां बता रहे हैं, तो ये मामला किस तरफ जा रहा है? ये मामला तो अभी एक्सपेंडिंग वॉर की तरफ ही है, और अगर आप देखें ये तकरीबन 3 लेयर्स में हो रही है। इसमें शायद 1 to 1 एक्टर्स नहीं है।
इसमें एक तरफ वेस्ट है डेफिनेटली और इसराइल उनके फ्रंट पे और उनके अपने मफादात हैं। और थोड़ा ये भी हाईलाइट होना चाहिए कि तारीखी तौर पे इसराइल की एक दाहिवा पॉलिसी है, ये 1948 की है। और इसका मतलब है मोइंग द ग्रास, कि जैसे घास को काट दिया जाता है तो बिन गोरिया ने दी थी कि फलस्तीनी आपसे ज्यादा हैं, जैसे जैसे इनकी नस्ल तैयार हो तो आपने, और आप देखेंगे इसमें जेनोसाइड्स हैं, ये आप कह लें कि ये खास फ्रिक्वेंसी से जारी रही, लेकिन ये इस दफा जो हुआ ये बहुत ज्यादा है, बिकॉज इसमें देखा जाए तो 3 हिरोशिमा एटम बॉम्ब्स के बराबर ऑर्डिनेंस जो अगर आप कैलकुलेट करें किलो टन में डिलीवर हो चुका है, तो इसका मतलब 3 जो एटम बॉम्ब मारे जा चुके हैं गाजा पे, सिर्फ लेबनान अलहदा है। तो इसका मतलब एक तो कंटिन्यूटी है। तो इसमें इजराइल का इल्जाम कि ये 7 अक्टूबर से सब कुछ शुरू हुआ, नहीं, ये 1948 से शुरू है। दूसरा जो रेजिस्टेंस है दूसरी तरफ, वो उसमें एक लेयर जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है जिसमें डेफिनेटली हिजबुल्लाह है, नॉर्थ में हमास अंदर है गाजा में, फिर इसी तरीके से आपका इसमें इराक में एक कतायब हिजबुल्लाह के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है और हुतीज है जिनको अंसारुल्लाह कहते हैं साउथ में। और फिर जो सेकंड लेयर उसमें ईरान खुद है, जिनको आपने देखा भी ईरान का डायरेक्ट एक्सचेंज हुआ इनके साथ, कल इन्होंने असैसिनेशंस की, फिर ईरान ने इनका बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। और फिर एक आप कह लें कि सुपर पावर्स का इंटरेस्ट है, रशिया का अपना बेस है सीरिया में, 2 बेसेस हैं, एक नेवल और एयर बेस है तरतस और खमामीम में, तो वहां पे भी उनको थ्रेट है कि वो कॉम्प्रोमाइज होता है ईरान, तो फिर उनको थ्रेट। तो इसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं रीजनल वॉर तो है ही है, इसमें खतरात है कि आलमी जंग की सूरत अख्तियार साहब मैं इसी तरफ आ रहा था कि ये आलमी जंग की सूरत इख्तियार कर सकती है, इसमें बहुत सारी दूसरे जो मुल्क हैं, कंट्रीज हैं, वो इन्वॉल्व हो सकती हैं आने वाले दिनों में। अगर वो होगी तो फिर तो बहुत ज्यादा संगीन नतायज हो जाएंगे इस पूरे खित्ते के लिए। जी बिल्कुल, इसका लिंक ऊपर वाली लड़ाई से भी है। और अगर ग्रेटर गेम देखें तो उसमें जो चाइना का B&R प्रोजेक्ट था, उसमें यूरोपियन रूट है जो रशिया, यूक्रेन और यूरोप जाता था, वो ब्लॉक हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। मेरे ख्याल में डिलिबरेटली यूक्रेन वॉर इंसाइट की गई, वेस्ट ने ही की, नेटो ने। और वहां पे भी सख्त हालात हैं, बिकॉज वहां पे भी लॉन्ग रेंज वेपन्स की बात हो रही है यूक्रेन को देने की। और रशिया ने रिस्पॉन्ड किया था जी कि एक तो यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है, और दूसरा ये है कि आपको जवाब दिया जाएगा वेस्टर्न फ्रंट पे। रशिया का अगर देखा जाए तो वो ईस्टर्न फ्रंट ऊपर वाला है और वेस्टर्न फ्रंट इसको बोलते हैं वो मिडिल ईस्ट को। तो यहाँ पे आपने देखा कि अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी आ गए हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरीके से, ईरान की अपनी भी एक कैपेबिलिटी है और उसमें हुतियों के पास भी। तो ये आई थिंक वॉर जो है वो 2-3 आप कह लें लैडर में स्टेप ऊपर चली, बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। फिर इसमें अगर सप्लाईज जो है दुनिया की ऑयल एंड गैस की तकरीबन 30% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इधर से गुजरती है रेड सी से या वेरा एमर से, तो ये अगर चोक होती हैं, जो ऑलरेडी अटैक्स हो भी रहे हैं शिपिंग पे, तो ये बहुत खतरनाक है। लेकिन इसमें आई थिंक जो जालिम का हाथ रोकने वाली चीज है, उसके डेफिनेट इस्लाम में भी 3 तरीके हैं कि आप फिजिकली करें यानी लड़ें, उसमें मुतारब ग्रुप लड़ रहे हैं उनके साथ। फिर ये है कि आप कम अज कम उस पर बात करें, जबान से रोके। तो कम अज कम अभी जो कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई थिंक दिया गया, क्योंकि 1 साल हो गया मुकम्मल, 7 अक्टूबर को पूरा 1 साल हो गया इस लड़ाई को। तो पाकिस्तान ने अपना ये डिप्लोमेटिक और आई थिंक आप कह लें जो मॉरल रोल है वो प्ले किया है, लेकिन डेफिनेटली जालिम को रोकना तो थोड़ा आगे बढ़ के ही करना पड़ेगा इसको। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को आप ये समझते हैं कि थोड़ा मजीद आगे बढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें अभी आगे आई थिंक जो अरब ममालिक हैं पहले तो वो काफी इसमें वेट करते रहे कि शायद जंग थम जाए, लेकिन अभी उनके अपने जो इंटरेस्ट हैं वो थ्रेट हो चुके हैं। बिकॉज खुदा ना खासा भी इसराइल कह रहा है जी मैं उनकी ऑयल फील्ड्स पे स्ट्राइक करूंगा, और ईरान ने फिर शायद हिंट किया कि फिर आपके जो इंटरेस्ट हैं ऑयल फील्ड्स की सप्लाई लाइन उनको मैं हिट करूंगा। तो ये चीजें बहुत आगे जा सकती हैं। अभी थोड़ी सी रियलाइजेशन है, कुछ सोशल मीडिया पे खबरें हैं कि शायद ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन कुछ शवायद मिल रहे हैं कि शायद एक कोल्ड टेस्ट या क्वाइट टेस्ट उन्होंने कर लिया परसों। तो ये भी एक फिर नई डेवलपमेंट होगी अगर ये प्रूव हो जाता है कि जो है ना एक न्यूक्लियर एलिमेंट उसमें दूसरी साइड। अच्छा सर, हमारे पास 30 सेकंड्स है, 30 सेकंड्स में मुझे जवाब दीजिएगा कि हम जिस तरह ईरान है वो बिल्कुल सामने सामने आके कन्फ्रंट कर रहा है, उस तरह क्या कोई और मुसलमान मुल्क भी आने वाले दिनों में इजराइल के खिलाफ आ सकता है? जिसमें मेरे ख्याल में अगर इजराइल ने अभी स्टेप अप करता है और अटैक्स होते हैं ईरान पे, तो डेफिनेटली इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरा रीजन इन्वॉल्व हो जाएगा। और मेरे ख्याल में एक स्टेज पे शायद पाकिस्तान भी इसमें आ जाए, बड़ी पावर्स भी आ जाएंगे, तो ये वेस्ट को और उसको देखना चाहिए। मतलब हम वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं खुदा न खास्ता। जी जी बिल्कुल, अगर ये चीजें बाहर निकलती हैं हाथ से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग साहब, आपका कीमती वक्त हमने लिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन आपने सुनी और हमारी आज की सुबह की सोच, हमारा प्रोग्राम भी आपने देखा। आपसे कल मुलाकात होती है, आप सबने तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।